हाय एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो को देखने वाले सभी एस्पिरेंट्स का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 10 जून 2022 की तीनों शिफ्ट यानी कि शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 में जो 25 टोटल मिला के मैथ्स के जो 75 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए CHSL 2021 के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। डेली 75 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूं, ताकि एसएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करता है उन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से हो जाए। बेस्ड ऑन लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारी स्टेटमेंट रहने वाली है। मैं प्रतीक सेठी, पहले ही अटेम्प्ट यानी कि सीजीएल 2019 में मैं एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ और मेरा ऑल इंडिया रैंक था 1115। और इससे पहले मैं आपको सीएचएसएल 2021 के मैथ्स के क्वेश्चन की 13 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूं। अभी आपको आई बटन पर उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये 14th वीडियो है और लास्ट वीडियो है सीएचएसएल 2021 के मैथ्स के क्वेश्चन की। इसके साथ साथ हम समापन कर देंगे सीएचएसएल 2021 के मैथ्स के क्वेश्चन को, और इसके बाद मैं आप लोगों को सीपीओ 2022 के मैथ्स के क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो मतलब उसकी सीरीज में आपके लिए लेकर आऊंगा। और सीजीएल 2019 के प्री में मेरा मैथ्स में स्कोर था 50 आउट ऑफ 50 और मेंस में मेरे 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। और ये कुछ लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर ले। सब जगह आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक, यूट्यूब का यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसका फायदा उठा सके। यहाँ पे मैं आपको फ्री प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा, जिसमें कि एसएससी के सभी एग्जाम्स के आपके मैथ के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वो सभी आपको देखने को मिलेंगे। साथ साथ मैं अरिथमेटिक और एडवांस मैथमेटिक्स आपको डिटेल में कराऊंगा, ताकि एसएससी के सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से कर सके। और मेनली हमारा फोकस रहेगा एसएससी सीजीएल प्री और मेंस एग्जाम पे, ठीक है ना। और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशन भी चलने वाले हैं, ठीक है। ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग डाउट वगैरह हो, इंक्वायरी हो, कोई पूछ सकते हैं। और ये टाइम एंड वर्क से लेके परसेंटेज तक के चैप्टर अभी तक मैं करा चुका हूँ आप लोगों को। और सीजीएल 2021 से सीएचएसएल 2019 तक के मैथ्स के क्वेश्चन भी आपको करा चुका हूँ। जो भी नया एस्पिरेंट ये वीडियो को पहली बार देख रहा है, आप लोग एक बार चैनल पर जाके जरूर गो थ्रू, मतलब चैनल पर जरूर गो थ्रू होके कंटेंट एक बार चेक कर लेना। आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी चैनल खोल के। जब आप प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आपको ये सब प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। यहाँ डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। एक बार चैनल से जरूर गो थ्रू होना, कंटेंट से जरूर गो थ्रू होना। अगर मैं नॉलेजफुल आप लोगों को लगता हूँ या आपको लगता है कि इस चैनल से आपको फायदा हो सकता है, एक बार जरूर चेक कर लेना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ आपसे कभी मिस ना हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्वेश्चन में आपको बोला है कि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 प्लस 6 इंटू 6 इंटू 6 प्लस 3, 1/2 प्लस 3/2, 1/2 प्लस 6, 6 प्लस 3/2। देखो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की क्या, कि 1/2 की वैल्यू अगर मैं a मान लूं, मतलब 1/2 को अगर मैं a मान लूं, 3/2 को अगर मैं b मान लूं, और c को अगर मैं 6 मान लूं, ठीक है, 6 को अगर मैं c मान लूं, तो आप बोल सकते हैं कि सर ये ना लिखा हुआ है आपका a³ लिखा है, प्लस b³ लिखा है, प्लस c³ लिखा है, प्लस 3a प्लस b लिखा है, b प्लस c लिखा है, और c प्लस a लिखा है। फिर आप सबको एक चीज पता है क्या, कि a³ प्लस b³ प्लस c³ प्लस 3 इंटू a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, ये किस चीज का फॉर्मूला होता है? आप सबको पता है कि ये जो है फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब का। आपको पता है a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a³ प्लस b³ प्लस c³ प्लस 3 इंटू a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। तो आपने यहाँ पे देखा कि मतलब इतने सारी चीज की वैल्यू कितनी होगी? a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। मतलब ये जो पूरी इक्वेशन है यहाँ पे, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? a कितना 1/2 हमने माना, b कितना 3/2 हमने माना, c कितना 6, इसका क्यूब। तो आपने देखा 1/2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा? 4/2। 4/2 कितना होता है? 2 प्लस 6 का क्यूब, यानी कि 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है? 512, सबको पता है। क्वेश्चन में बोला है, अ वेंडर बोट ऑरेंजेस एट 5 फॉर ₹15 एंड सोल्ड देम एट 3 फॉर ₹5। मतलब क्या हुआ कि एक वेंडर है जिसने ऑरेंजेस यानी कि संतरे खरीदे, 5 खरीदे 15 रुपए के, मतलब इस हिसाब से खरीदे कि 5 संतरे उसको 15 रुपए के पड़े। और जब उसने संतरों को बेचा तब उसने इस हिसाब से बेचा कि उसने 3 संतरे जो है वो 5 रुपए में बेचे, ठीक है। तो आपने यहां पे देखा कि 5 संतरे जब उसने खरीदे तो उसको 15 रुपए के पड़े,
और जब उसने संतरे बेचे तो उसने किस हिसाब से बेचे कि 3 संतरे जो है वो उसने 5 रुपए में बेच दिए। आपको उसका लॉस परसेंटेज बताना है। देखो सबसे पहले तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि खरीदे किस हिसाब से, आपने देखा कि ये जो है कॉस्ट हुई है, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस है। और यहाँ पे ये सेलिंग की बात हो रही है कि 3 संतरे उसने 5 रुपए के हिसाब से बेचे और 5 संतरे उसने 15 रुपए के हिसाब से खरीदे, ये कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है। आपने सबसे पहले क्या किया, आपने सबसे पहले नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो है वो इक्वल बनाए, ठीक है। वो इक्वल बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे, आपने देखा ऊपर 5 है नीचे 3 है, तो आपने क्या किया, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 3 से किया तो राइट हैंड साइड में भी 3 से करो, अगर लेफ्ट हैंड साइड में 5 से मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड में 5 से मल्टीप्लाई करो। आपने देखा कि अब जो बात आई है वो ये आई है कि अगर 5 संतरे 15 रुपए में खरीदे थे तो 15 संतरे जो है वो कितने में खरीदे होंगे, 45 रुपए में। फिर आपने देखा कि 3 संतरे अगर 5 रुपए में बेचे थे तो 15 संतरे जो है वो कितने में बेचे होंगे, 25 रुपए में। अब आपके पास नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो है वो इक्वल आ गए। नंबर ऑफ ऑरेंजेस अब आपके पास इक्वल है और ये जो है किसकी वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है, ये जो है सेलिंग प्राइस की वैल्यू है। आपको पता है कि 15 संतरे 45 में खरीदे, 15 संतरे 25 में बेचे, तो खरीदे मतलब कॉस्ट प्राइस, बेचे मतलब सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की आपके पास वैल्यू आ गई। आपने देखा कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस छोटा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज्यादा है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ, 45 माइनस 25 यानी कि कितने का हुआ, 20 का लॉस हुआ, ठीक है। तो अपने पास लॉस हो जाएगा कितने का, 20 रुपीज का। तो आपको लॉस परसेंटेज बताना है। तो आपने देखा कॉस्ट प्राइस कितना, 45, सेलिंग प्राइस कितना, 25, तो आपके पास लॉस कितना हो गया, 20 हो गया लॉस। और आपको लॉस परसेंटेज बताना है। तो लॉस परसेंटेज कैसे बताते हैं, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%, या फिर ऐसा बोल सकते हैं क्या कि लॉस कितने का हुआ, 20 रुपए का, 45 माइनस 25 कितना, 20। लॉस परसेंटेज निकालते किस पे हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, इनटू 100%। तो आपने देखा ये गया 4 पे, ये गया 9 पे, जब हमने इसको 5 पे काटा दोनों को। फिर आपने देखा 400/9 आ गया, तो 400/9 को आपको पता है क्या लिख सकते हैं, 44 सही 4/9% इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में आपको बोला है फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ अर जर्नी सुनीता ट्रेवल्ड एट अ स्पीड ऑफ इतना, फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी एट अ स्पीड ऑफ इतना, इफ द सुनीता ट्रेवल्ड अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 33.3 किलोमीटर इन 1 आवर, व्हाट वाज द डिस्टेंस दैट सुनीता ट्रेवल्ड एट अ लोअर स्पीड, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने देखा कि सुनीता की स्पीड कितनी है, आपने देखा 450 मीटर पर मिनट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, 450 मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे इसको। आपने देखा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, आपने देखा 450 मीटर पर मिनट है, तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। तो ये हो गई आपकी स्पीड 450/60 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड हो गई। आप इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि सुनीता ने 33.3 किलोमीटर डिस्टेंस जो है 1 घंटे में ट्रेवल किया, तो यहाँ से जो स्पीड की आपकी यूनिट बनने वाली है किलोमीटर पर आवर में बनने वाली है। तो सारे क्वेश्चन को आप किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो। अब आपको पता है मीटर पर सेकंड से जब आपको किलोमीटर पर आवर बनाना होगा तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये 0 से ये 0 गया, ये गया 3 पे, 45 जो है 5 पे डिविजिबल है कितने पे, 9 पे। तो आपके पास जो स्पीड आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, 27 किलोमीटर पर आवर। मतलब सुनीता जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी के लिए कितने की स्पीड पे ट्रेवल कर रही थी, 27 किलोमीटर पर आवर पे। क्वेश्चन में बोला है फॉर द रेस्ट पार्ट ऑफ द जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 1.4 टाइम्स ऑफ अर इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड कितनी है, आपने देखा इनिशियल स्पीड है 27 किलोमीटर पर आवर, इसका 1/4 गुना टाइम्स ट्रेवल कर रही है रेस्ट ऑफ द जर्नी के लिए। तो आपने देखा 27 इंटू 1.4 कितना होता है, तो आपने देखा कि 27 इंटू 1.4 होता है 37.8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपने देखा रेस्ट ऑफ द जर्नी के लिए वो कितने की स्पीड पे ट्रेवल करेगा, 37.8 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम देखें कि जो उसने टोटल डिस्टेंस यानी कि 33.3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया वो उसने कितने घंटे में किया, 1 घंटे में। तो यहाँ से एक और स्पीड तैयार होती है आपके पास क्या, कि सुनीता की जो स्पीड है, ओवरऑल स्पीड है, जो मतलब पूरा 33.3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो उसको स्पीड लगी जब उसने 1 घंटे में ट्रेवल किया, तो कितनी लगी। आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना, 33.3 किलोमीटर, टाइम कितना, 1 घंटा। तो आपने देखा सुनीता की जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 33.3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपने देखा 3 स्पीड आपके पास आ गई। जब आपके पास 3 स्पीड आ चुकी हैं और अगर आप स्पीड पे एलिगेशन लगाओगे कैसे, आपने देखा फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी वो कितने की स्पीड पे ट्रेवल कर रहा था, 27 किलोमीटर पर आवर, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी वो कितने की स्पीड पे ट्रेवल कर रहा है, 37.8 किलोमीटर पर आवर। और फिर वो क्या बोल रहा है क्या
कि जब उसने फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी और रेस्ट ऑफ द जर्नी, मतलब टोटल मिला के फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी और रेस्ट ऑफ द जर्नी का टोटल जब आपने किया तो आपके पास ओवरऑल डिस्टेंस आ गया। जो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया वो कितने की स्पीड पे उसका ट्रेवल हुआ, तो आपने देखा 33.3 किलोमीटर को उसने 1 घंटे में ट्रेवल किया। तो ओवरऑल जो स्पीड बोलेंगे वो कितनी हो जाएगी, 33.3 किलोमीटर पर आवर। अब आप स्पीड पे एलिगेशन लगा रहे हो तो आपके पास रेशो किसका आएगा, टाइम का, क्योंकि स्पीड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। अगर आप टाइम पे एलिगेशन लगाओगे तो आपके पास रेशो किसका आएगा, स्पीड का आएगा। तो आपने देखा 37.8 में से 33.3 गया तो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 4.5, और 33.3 में से 27 गया तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.3। तो आपने देखा कि आप इसको 0.9 पे काट सकते हैं, आपने देखा आप इसको 0.9 पे काट सकते हैं दोनों को। तो आपने देखा ये जाएगा 5 पे, ये जाएगा 7 पे। तो आपने देखा कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी है वो उसने 5 टाइम में ट्रेवल किया और जो रेस्ट ऑफ द जर्नी है वो उसने 7 रेशो में ट्रेवल किया। ठीक है, मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी कितने टाइम में उसने ट्रेवल किया, 5 रेशो में, और जो रेस्ट ऑफ द जर्नी है वो उसने कितने टाइम में ट्रेवल किया, 7 रेशो में। आपने देखा कि टोटल उसको कितना टाइम लगा, 1 घंटा लगा। मतलब टोटल डिस्टेंस जो है 33.3 किलोमीटर, उसको ट्रेवल करने में उसको टाइम कितना लगा, 1 घंटा लगा। तो आपने देखा फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी में 5 रेशो लग रहा है और रेस्ट ऑफ द जर्नी में 7। तो आपने देखा टोटल टाइम कितना लग रहा है फर्स्ट पार्ट और रेस्ट ऑफ द जर्नी में, तो आपने देखा 5 + 7 रेशो के हिसाब से। जब आपने देखा टोटल टाइम कितना लगा फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी और रेस्ट ऑफ द जर्नी, 5 और 7 रेशो है, दोनों रेशो को जोड़ा तो आपके पास रेशो के हिसाब से जो टोटल टाइम लगा वो 12 लगा। और वास्तव में आपका कितना लगा, मतलब जो आपको यूनिट में भी दिया हुआ है कि 1 आवर लगा है आपको पूरा टाइम ट्रेवल करने में, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो मतलब 12 की वैल्यू 60 मिनट, तो 1 की वैल्यू 5 मिनट हो जाएगी। और आपको बताना कि लोअर स्पीड यानी कि 27 की स्पीड पे, ठीक है ना, लोअर स्पीड पे आपको बताना कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो लोअर आपको दिख रही है कौन सी स्पीड है, 27 की स्पीड है, लोअर स्पीड जो है 27 की है, और हायर स्पीड जो है वो कितनी है, 37.8। तो आपने देखा कि लोअर स्पीड का आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस होता क्या है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपको पता है कितनी है, लोअर स्पीड कितनी है, 27 किलोमीटर पर आवर, आपको टाइम निकालना है। तो आपने देखा 1 की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 की वैल्यू यानी कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी में टाइम लगा कितना लगा, 5। मतलब जो रेशो में फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी में टाइम लगा वो कितना लगा, 5। 1 की वैल्यू 5 तो 5 की वैल्यू 25 मिनट। ठीक है, मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी उसने कितने टाइम के लिए ट्रेवल की, 25 मिनट के लिए। तो मिनट को आप आर में चेंज कर दो, 25/60 आपने कर दिया। तो आपने देखा 5 पे जाएगा तो ये गया 5 पे, 5 5 25, और ये गया 12 पे, और फिर ये गया 4 पे, और ये गया 9 पे। तो 9 पंजे 45/4, तो 45/4 कितना होता है, 11.25 किलोमीटर। तो मतलब जो उसने लोअर स्पीड में डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना किया, 11.25 किलोमीटर। क्वेश्चन में आपको बोला कि 40 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days, 9 days आफ्टर दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर 5 more men join them, हाउ मेनी डेज विल दे नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। देखो आपने देखा कि 40 मैन जो है किसी काम को 18 दिन में कर देते हैं। आपको पता है कि टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है MDH, द रियल स्पाइसेस ऑफ इंडिया, यानी कि मैन इंटू डे इंटू आवर। तो आपने देखा टोटल वर्क है कितना, आपने देखा 40 आदमियों ने काम करना है और कितने दिन में काम खत्म होगा, 18 दिन में। आर में यहाँ पे कुछ दिया नहीं तो आपको आर इंक्लूड करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, कुछ घंटों में थोड़ी दिया यहाँ पे भाई इतने घंटे भी लगे, तो आपको आर देखने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे। तो आपने देखा कि टोटल वर्क आपके पास कितना आ गया, आपने देखा 40 मैन जो है 18 दिन में काम कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना कर रहे हैं वो 40 × 18। अब आपको बोला गया है कि जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो 9 दिन के बाद, मतलब 9 दिन तो उन 40 बंदों ने ही काम किया। तो आपने देखा टोटल काम कितना 40 × 18, जिसमें से 40 × 9 काम तो हो चुका है। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन में बोला है कि 9 days आफ्टर दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। इसका मतलब ये हुआ कि जब उन्होंने काम करना साथ में शुरू किया, तो उन्होंने पहले तो 9 दिन तक काम किया, और फिर क्या हुआ कि 9 दिन के बाद 5 आदमी और हो गए। आपने देखा कि 40 बंदों का 18 दिन का काम था, 40 बंदों ने 9 दिन काम कर दिया, तो काम अब आपके पास बचा कितना, 40 × 9। ठीक है ना, आपने देखा कि 40 बंदों का 18 दिन का काम था, अब 40 बंदों ने 9 दिन काम कर दिया, तो आपके पास बचा कितना, 40 बंदों का 9 दिन का काम आपके पास बच गया। आपने फिर देखा क्या, अब यहाँ पे वो चीज लगेगी क्या कि M1D1 = M2D2। ठीक है, तो आपने देखा M1 की वैल्यू कितना 40, D1 की वैल्यू कितना, मतलब 40 बंदों का 9 दिन का काम बचा, तो M1 की वैल्यू कितना 40,
D1 की वैल्यू कितना 9। अब आपको बताना है कि हाउ मेनी डेज, कितने दिन और लगेंगे अगर 5 आदमी और आ जाए। इनिशियल आदमी कितने 40, 5 आदमी और चाहिए, तो ये आपके पास M2 की वैल्यू हो गई। D2 आपको निकालना है कि अब कितने दिन लगेंगे अगर 5 आदमी और आ गए तो आपने देखा कि 40 + 5 कितना होता है 45, 45 जो है 9 जो है 45 को कितने पे काटेगा 5 पे, ये इसको 8 पे काटेगा, तो 8 डेज लगेंगे। क्वेश्चन में बोला सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज पेड आउट ईयरली इन द फर्स्ट 2 ईयर, द इंटरेस्ट वाज इतना। ठीक है, तो पहले ईयर जो इंटरेस्ट है वो कितना है 400, और दूसरे ईयर जो इंटरेस्ट है वो कितना है 420 है। आपको सम बताना। देखो आपको एक चीज पता है क्या, कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है कि पहले साल तो सिर्फ प्रिंसिपल पे ब्याज आता है, और दूसरे साल प्रिंसिपल पे तो ब्याज आता है, साथ में ब्याज पे भी ब्याज आता है। तो आपने देखा पहले साल का इंटरेस्ट कितना 400। अब ये जो पहले साल का इंटरेस्ट है, अब जो ये पहले साल का इंटरेस्ट है 400, ये सिर्फ प्रिंसिपल पे ब्याज आया हुआ है। और दूसरे साल क्या होगा कि पहले तो प्रिंसिपल पे ब्याज आएगा, तो आपने देखा प्रिंसिपल पे तो हर साल सेम ही ब्याज आना है, प्रिंसिपल पे तो हर साल सेम ही ब्याज आना है, क्योंकि हर साल प्रिंसिपल जो है वो सेम रहने वाला है ना, प्रिंसिपल तो हमेशा सेम रहता है ना। तो आपने देखा प्रिंसिपल पे तो ब्याज हर साल सेम आने वाला है, मतलब ये जो पहली लाइन आएगी हमेशा सेम आएगी। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल पे हर साल ब्याज सेम आना, क्योंकि प्रिंसिपल ही सेम होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये तो आ गया प्रिंसिपल पे ब्याज। अब आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रिंसिपल पे तो ब्याज आता है, साथ में ब्याज पे ब्याज आता है। तो आपने देखा दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना है 420, मतलब 400 तो प्रिंसिपल पे ब्याज हो गया, बचा कितना 20। तो मतलब ये जो 400 सॉरी, ये जो 400 पहले साल का ब्याज था, अब ये इसका ब्याज आया, मतलब 20 जो है ये पहले साल जो ब्याज आया था आपका 400, अब 400 का ये ब्याज है 20। ठीक है, बात मेरी समझ आई होगी आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि पहले साल प्रिंसिपल पे ब्याज आया जो कि 400 आया, अब दूसरे साल प्रिंसिपल पे तो ब्याज आएगा, यानी कि 400 तो आएगा, बचा कितना, टोटल है 420 दूसरे साल का ब्याज, तो बचा कितना 20। अब ये जो 20 है ये पहले साल का जो ब्याज आया 400, इसका ब्याज है। ठीक है ना, तो आपने देखा कि 400 का ब्याज कितना आ गया 20। अब आप यहां से चेक कर लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो आपने देखा 400 रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपने R मान लिया इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई आपके पास। तो आपने देखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कितना आ गया 5%। ठीक है, 400 का अगर ब्याज 20 होना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा 5%। अब आपको निकालना है सम की वैल्यू, सम माने प्रिंसिपल की वैल्यू। तो आपको पता है कि पहले साल का जो ब्याज है वो प्रिंसिपल में ब्याज होता है, तो प्रिंसिपल जो है अगर आपने P मान लिया तो 5% ब्याज जो है वो 400 है। आपको पता है कि प्रिंसिपल अगर P है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लग गया कितना है 5%, आपको प्रिंसिपल पे ब्याज पता लग गया कितना है 400, तो मतलब प्रिंसिपल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो प्रिंसिपल का 5% है उसकी वैल्यू आपके पास 400 आ चुकी है। तो आपने यहां से देखा ये कितना हो गया 80 हो गया, तो आपके पास प्रिंसिपल जो है वो 8000 आ जाएगा, 8000 रुपीज। ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हैं क्या कि आपने देखा 400 जो है वो कितने गुना है 20 का, तो आपने देखा 400 जो है वो 1/20 गुना है, तो प्रिंसिपल जो है मतलब प्रिंसिपल का जो 1/20 गुना होगा वही 400 का, तो यहां से भी आपका आ जाता कि प्रिंसिपल की वैल्यू 400 इंटू 20 जो कि 8000 आ जाती है। क्वेश्चन में आपको बोला मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड एंड 1/4 ऑफ द रिमेनिंग सैलरी ऑन चैरिटी। अब वो जो है सेव कर रहा है कितना 9600 रुपए पर मंथ, विच इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड चैरिटी। देखो क्वेश्चन करने का बड़ा आसान तरीका है। आपने उसकी सैलरी कितनी मानी, आपने मान लिया कि जो उसकी मंथली सैलरी है वो एक्स मान लिया आपने, फिर आपने देखा 20% उसने फूड पे खर्च कर दिया, आपने देखा कि 20% उसने फूड पे खर्च कर दिया, तो सैलरी बची कितनी उसकी 80% बच गई। ठीक है, आपने देखा कि आपने मंथली सैलरी जो है उसकी एक्स मान ली आदमी की। ठीक है, तो आपने देखा 20% उसने फूड पे खर्च कर दिया, अब एक्स उसकी सैलरी है, सैलरी अपने आप में 100%, जिसमें से उसने 20% खर्च कर दी, तो बची कितनी 80% बची। अब फूड पे खर्चा होने के बाद जो रिमेनिंग सैलरी है वो इतनी है। फिर आपको बोला है कि 1/4 सैलरी मतलब 1/4 ऑफ द रिमेनिंग सैलरी कितनी इतनी, इसका जो 1/4 है वो उसने चैरिटी पे खर्च दिया। अब इतनी सैलरी का 1/4 खर्च हो चुका है, तो बचेगा कितना 3/4, क्योंकि आपको पता है जब भी फ्रैक्शन में बात करो तो टोटल वैल्यू कितनी होती है 1।
1 में से 1/4 गया तो बचा कितना, 3/4 बचा आपके पास। अब ये आपके पास सैलरी बच चुकी है किस चीज के बाद, फूड का खर्चा होने के बाद और चैरिटी का खर्चा होने के बाद जो आपके पास सैलरी बची है वो ये बची है। फिर उसने बोला है क्या कि वो जो है मंथली 9600 रुपए सेव कर रहा है, जो कि आधी अमाउंट है किसके, फूड और चैरिटी पे खर्च होने के बाद। मतलब कि 9600 का 2 गुना बचता है कब, जब फूड पे और चैरिटी पे खर्चा हो जाता है, उसके बाद जो बचता है वो 9600 का 2 गुना बचता है। आपको बोला है ना कि वो हर महीने 9600 रुपए सेव कर रहा है, जो कि आधा है। मतलब 19,200 रुपए बच जाते हैं उसके आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड चैरिटी। तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्वेश्चन हो गया आसान। तो आपने देखा ये गया 4 पे, ये गया 5 पे, जब मैंने दोनों को 20 पे काटा, 4 पे ये गया और 3 पे ये जाएगा 3200 पे, तो 3200 ये तो 32,000 हो गई। ठीक है, तो सैलरी जो है बंदे की वो कितनी हो गई, 32,000। क्वेश्चन में बोला लेंथ ऑफ द आर्क बताओ, रेडियस जो है वो 35 सेंटीमीटर है और आर्क जो है वो 36 डिग्री एंगल बना रही है सेंटर पे। तो आपको पता है कि लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला होता है, जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है क्या, 2πr। आपको पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr। और लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होता है कि 2πr θ/360 डिग्री। ठीक है, और थीटा जो होता है वो एंगल सबटेंड होता है, जो आर्क जो एंगल सबटेंड करती है, आर्च जो एंगल सबटेंड करती है, थीटा उसकी वैल्यू होता है। ठीक है, तो आपने देखा 2 पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7, रेडियस कितनी है 35, और एंगल कितना सबटेंड किया आर्क ने, 36 डिग्री। ये गया 10 पे, ये गया 5 पे, 2 पंजे 10 होता है, तो आपके पास बचा कितना, 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द थर्ड प्रोपोर्शनल। देखो ये क्वेश्चन बहुत यूनिक है। ठीक है, देखो करेंगे कैसे। आपको बोला है कि आपको थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है। देखो आप पहले तो एक चीज देखो क्या कि ABCD 4 नंबर है। अगर ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब ये है कि A/B की वैल्यू जो है वो C/D के इक्वल हो गई। इसका मतलब ये है कि आपको अब ये जो C है ना, थर्ड प्रोपोर्शन, ये बताना है। तो लगा तो सीक्वेंस में ही हुआ है, इसका मतलब ये हो गया क्वेश्चन का कि ये ऐसे सीक्वेंस में लगा हुआ है, मतलब ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, तीसरा नंबर हमको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका चौथा नंबर। मतलब A की जो वैल्यू है वो 4 आ जाएगी, B की वैल्यू 15 हो जाएगी, C की वैल्यू आपको निकालनी है, D की वैल्यू आपके पास 24 हो जाएगी। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, पर इतना ट्रिकी नहीं है कि हमको ना समझ आए। ठीक है, तो 8 4 जा कितना होता है, 32/5। क्वेश्चन में बोला है 10x/2 की वैल्यू जो है 1 - cos x बाय sin x है। आपको 1022.5 डिग्री बताना है। आपको पता है कि 1022.5 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, आपको पता है कि 1022.5 को मैं लिख सकता हूं 1045/2। अब 45 जो है वो आपके पास क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, आपको पता है 10x/2 जो है वो 1 - cos x अपॉन sin x के इक्वल है। तो आपने देखा x की वैल्यू कितनी आ गई, आपके 45 आ गई, तो यहाँ पे x की वैल्यू 45 पुट कर दो। ठीक है, तो आपको पता है cos 45 कितना होता है, 1/√2, sin 45 कितना होता है 1/√2, तो ये कितना आ गया, √2 - 1/√2। ठीक है, तो आपके पास फाइनली बचा कितना, √2 - 1। क्वेश्चन में बोला है कि बॉडमास रूल लगा के आप a की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आपने देखा 42/2 कितना हो गया, 21 हो गया, 3a हो गया, -22 हो गया, = 8। तो 3a - 1, 21 - 22 कितना होगा, -1, -1 लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में जाके +1 हो जाएगा। तो a की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्वेश्चन बोला इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स ऑफ 7 चिल्ड्रन वाज 20 एंड दैट ऑफ 3 चिल्ड्रन वाज 45 एंड दैट ऑफ अनदर 4 चिल्ड्रन वाज 15 एट दैट ऑफ 2 चिल्ड्रन वाज 0, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द 16 चिल्ड्रन। ठीक है, तो आपने देखा कि 7 चिल्ड्रन के एवरेज मार्क्स जो है वो 20 है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 7 चिल्ड्रन के, 20 × 7। आपको पता है ना कि सम अपॉन नंबर ऑफ चिल्ड्रन मान लो। ठीक है, और सम ऑफ मार्क्स मान लो, इसकी वैल्यू जो एवरेज मार्क्स के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको सम ऑफ मार्क्स निकालना है 7 चिल्ड्रन का, तो आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी कि 7 को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, एवरेज मार्क्स यानी कि 20 से। सिमिलरली आपने देखा 3 चिल्ड्रन का एवरेज अगर 45 है तो टोटल कितना हो जाएगा उनका मार्क्स, 45 × 3। फिर आपने देखा 4 चिल्ड्रन का एवरेज अगर 15 मार्क्स है तो टोटल मार्क्स 4 चिल्ड्रन के कितने हो जाएंगे, 15 × 4। फिर आपने देखा 2 चिल्ड्रन के एवरेज मार्क्स 0 है
तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 2 इंटू 0, डिवाइड कर दो। आपको एवरेज मार्क्स बताने हैं पूरे 16 स्टूडेंट के, कौन कौन से, 7 ये 3 ये 7 3 10 4 14 और 2 16। तो आप ये आपके पास क्या आ गया, सम ऑफ मार्क्स ऑफ 16 चिल्ड्रन, आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ चिल्ड्रन से, आपके पास एवरेज मार्क्स आ जाएंगे 16 चिल्ड्रन के। तो आपने देखा 140 प्लस 135 प्लस 60 डिवाइड बाय 16, तो आपने देखा ये आपके पास हो गया 335.16, सॉरी 335/16। तो 335/16 की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई जो कि 20.9 के इक्वल है। क्वेश्चन में आपको बोला है वॉशिंग मशीन इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट्स मार्क प्राइस, फर्दर डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द इनिशियल प्राइस। इनिशियल सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपको इनिशियल सेलिंग प्राइस से वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि 54,000 पे जब आप 10% डिस्काउंट ले लोगे तो उसके बाद जो सेलिंग प्राइस आएगा उसको आप इनिशियल, उसको वो इनिशियल सेलिंग प्राइस बोल रहा है, और उस पे फिर वो दोबारा 5% का डिस्काउंट दे रहा है अगर पर्सन जो है पेमेंट जो है वो कैश में करेगा। आपको बताना है कि अगर मार्क प्राइस मशीन का 54,000 है, हाउ मच विल अ कस्टमर पेइंग इन कैश हैव टू पे फॉर परचेजिंग इट। ठीक है, तो आपने देखा कि पहले तो आपने देखा इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या आएगा, आपने देखा 54,000 का क्या था आपका मशीन, वॉशिंग मशीन जो थी वो 54,000 की थी और मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट अवेलेबल था। आपने देखा 54,000 जो है वो मार्क प्राइस हो गया, मार्क प्राइस की अपने आप में वैल्यू 100%, जिस पे 10% की छूट मिल गई, 100% पे 10% जब उसने छोड़ दिए तो वैल्यू बची कितनी 90%। अब ये आपके पास सेलिंग प्राइस आ चुका है जिसको उसने इनिशियल सेलिंग प्राइस बोला है। अब इस इनिशियल सेलिंग प्राइस पे 5% का डिस्काउंट और दे दिया अगर बंदा कैश में पे कर रहा है तो उसने किया भी कैश में ही पे है। तो आपने देखा इनिशियल सेलिंग प्राइस की अपने आप में वैल्यू 100%, जिस पे 5% का डिस्काउंट यानी कि 5% का ऑफ यानी कि 5% की छूट दोबारा मिल गई, तो वैल्यू बची कितनी 100 में से 5% की अगर उसने छूट दे दी तो 95% बचा। ठीक है, तो आपने देखा पहले तो ये 4 0 गई, ठीक है, तो 54 इंटू 95 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपके पास 46,170 आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में बोला लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपको गिवन है, आपको बताना है कि व्हाइट वॉश पे कितना खर्चा आएगा अगर वॉल्स जो है रूम की उसको व्हाइट वॉश किया जाए और सीलिंग को व्हाइट वॉश किया जाए। ठीक है, तो आपको पता है क्या कि अगर कोई कमरा है तो अगर मैं उसकी वॉल्स की बात करूंगा तो आपको पता है कर्ड सरफेस एरिया की बात होती है, तो आपको पता है एक कमरे में 4 वॉल्स होती हैं। आप किसी भी कमरे में बैठ के अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि जो हमें ऊपर नीचे किए बिना, एक तो ऊपर होता है जहां पे पंखा लगा होता है उसको बोलते हैं हम सीलिंग, ठीक है, एक तो ऊपर होता है जहां पे पंखा लगा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सीलिंग, एक जहां पे हमने अपने पैर रखे होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं फर्श, फर्श यानी कि फ्लोर बोल सकते हैं उसको। बाकी जो आप कमरे के अंदर 4 दीवारें देखते हो उसको बोलते हैं हम कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो पहले तो हमने वो जो 4 दीवारें हैं, आपको पता है कमरे के अंदर 4 दीवारें होती हैं, 4 दीवारी बोल सकते हैं जिसको, तो 4 दीवारों का अगर हमें व्हाइट वॉश करना है मतलब हमें कमरे का कर्ड सरफेस एरिया का व्हाइट वॉश करना है। तो पहली बात तो आपको ये पता चली कि कर्ड सरफेस एरिया का व्हाइट वॉश होगा प्लस, अब पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए क्या कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। आपको पता है टोटल सरफेस एरिया होता है जिसमें चारों वॉल्स आ गई, फ्लोर आ गया और सीलिंग आ गई, मतलब जो हमारा फर्श है, फर्श क्या नीचे जमीन बोल सकते हो, जमीन आ गई और जहाँ पे पंखा लगा होता है सीलिंग, तो टोटल सरफेस एरिया में वो आ जाता है। कर्ड सरफेस एरिया में क्या आता है एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द रूम। तो कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2HL+B, यानी कि 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब यहां पे आप देख सकते हो क्या कि टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो कि उसमें से मतलब टोटल सरफेस एरिया में से अगर मैं देखूं कर्ड सरफेस एरिया में क्या क्या आया, लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ रह गया। तो आप ये बोल सकते हो क्या कि सीलिंग का एरिया या फ्लोर का एरिया मतलब जमीन का एरिया या जहां पे पंखा लगा होता है सीलिंग का एरिया वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। ठीक है, तो तब टोटल सरफेस एरिया में ट्वाइस इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ जुड़ता है। ठीक है, कब जुड़ता है जब हम सीलिंग और फ्लोर का एरिया ऐड करते हैं। ठीक है ना, तो
कर्ड सरफेस एरिया में तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि कर्ड सरफेस एरिया में जो है एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है, ठीक है। तो अब आपने कर्ड सरफेस एरिया यानी कि 4 वॉल्स पे तो व्हाइट वॉश करना ही है, सीलिंग पे भी व्हाइट वॉश करना है, मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ पे भी व्हाइट वॉश करना है। ट्वाइस इनटू लेंथ इनटू ब्रेड्थ नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ सीलिंग को कंसीडर किया, हमने फ्लोर को कंसीडर नहीं किया, ठीक है। तो इतना एरिया जो है व्हाइट वॉश होना है। तो वैल्यू निकाल लो। आपने देखा कि लेंथ इंटू हाइट यानी कि 7 इंटू 9 प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट यानी कि 4 इंटू 9 प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितना 7, ब्रेड्थ कितनी 4। तो आपने देखा कि 7 9 जा 63, 9 4 जा 36, ये हो गया 99 का 2 गुना करूंगा 158, सॉरी 158 नहीं 198, और 7 चौक 28, तो 198 में जब मैं 28 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? इतना। मतलब इतना एरिया जो है हमें व्हाइट वॉश करना है। आपने देखा 1 मीटर स्क्वायर एरिया को व्हाइट वॉश करने का खर्चा कितना है? 7.5 रुपये। तो 226 मीटर स्क्वायर को व्हाइट वॉश करने का जो खर्चा होगा वो कितना हो जाएगा आपका? 1695। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में बोला फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ अ शॉपकीपर अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। मतलब वो 2 डिस्काउंट दे रहा है 5% ईच के, मतलब उसने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 5-5% के। कितने मार्क प्राइस पे? 80 पे। तो आपको पता है कि अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है आर्टिकल का, ध्यान रखना है क्वेश्चन आगे भी है, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए दूंगा आपको करने के लिए। सेम क्वेश्चन है, उसमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट जो है उसकी वैल्यू अलग अलग है, 10% और 15% कुछ करके है। इसमें दोनों 5-5% है। तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। देखो सेलिंग प्राइस निकालने का क्या तरीका है, आपने देखा मार्क प्राइस कितना 80, मार्क प्राइस अपने आप में 100%, जिसमें 5% का डिस्काउंट दे दिया, तो आपने देखा कि 5% की छूट हो गई 100% पे, तो वैल्यू बची कितनी? 95%। और ऐसा 2 बार हुआ, ठीक है। 5-5% के उसने 2 डिस्काउंट दिए। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ये वैल्यू 100%, इसमें फिर 5% की छूट मिल गई, तो वैल्यू कितनी बची? 95%। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा बिल्कुल। तो इसका जो है आंसर वो क्या है? इसका आंसर आएगा आपके पास 72.2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा ये गया 4 पे, ये गया 5 पे, और ये गया फिर 19 पे। हाँ, ये गया 19 पे, ये गया 20 पे, ये फिर जाएगा 5 पे, ये गया 19 जा कितना होता है? 361/5। तो 361/5 जो है वो कितना हो जाएगा? क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 15। तो आपको पता है 15 को अगर मैं को प्राइम में डिवाइड कर दूं, को प्राइम में क्यों डिवाइड कर रहा हूं? क्योंकि उनका HCF 1 आ जाएगा। मतलब अगर मुझे किसी नंबर को चेक करना है कि वो 15 पे डिविजिबल है या नहीं, तो मैं 5 पे डिविजिबिलिटी उसकी चेक कर लूंगा और 3 पे चेक कर लूंगा। आपने देखा 5 पे चारों ऑप्शन जा रहे हैं, तो आपका 3 ही बचता है कि 3 पे आप डिविजिबिलिटी चेक कर लो। आपने देखा 2 और 5 7, 7 और 9 16, 5 21, 21 जो है वो 3 पे जाता है, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। फिर आपने देखा 3 और 9 12, 5 17 और 1 18, ये भी 3 पे जाएगा। फिर आपने देखा 3 और 4 7 और 6 13, 5 18, 18 भी 3 पे जाता है। फिर आपने देखा 9 9 18, 5 23 और 2 25, 25 जो है कभी भी 3 पे नहीं जाता। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है 15 पे डिविजिबल नहीं है। क्वेश्चन में आपको बोला है कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन थीटा की वैल्यू जो है √3/2 है। आपको बोला है कि cos 3 थीटा की वैल्यू बताओ। आपको पता है कि साइन थीटा जो है √3/2 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? 60 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री आ चुकी है, cos 3 × 60 यानी कि कितना हो गया? cos 180। अब cos 180 सबको पता है कितना होता है? -1। यहां से भी आप लोग देख सकते हो कि cos 180 की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है? -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये पाई है, पाई मतलब 180 डिग्री, पाई/2 में 0 होता है, और cos 0 है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो -1 जो है करेक्ट आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आपने लिखा कि इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 5 इंटू
5 की पावर 3 की पावर 5, ठीक है। 5 × 5 कितना हो जाएगा, 5 × 5 × 5 कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3 की पावर 5 है, डिवाइड कर दो 5 से। तो आपने देखा ये हो गया 5 की पावर 25 और ये हो गया आपके पास 5 की पावर 15 डिवाइड बाई 5। तो आपने देखा 5 की पावर 25 इंटू 5 की पावर 15 को डिवाइड कर दूंगा 5 से तो 5 की पावर 14 बचेगी। तो ये आपके पास हो गया 5 की पावर 25 इंटू 5 की पावर 14। तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 25 प्लस 14 यानी कि 5 की पावर 39। 39 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 13 लिख सकता हूँ। तो आपने देखा 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा, पंजो पंजो 25 पंजे 125, तो 125 की पावर 13 आ जाएगा। तो 13 जो है करेक्ट आंसर है। ये वाला क्वेश्चन है, आपको वॉल्यूम बताना है क्यूबॉइड का, आपको लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, हाइट गिवन है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। 7.5 इंटू 22 इंटू 13 यानी कि 2145 यानी कि 2145 मीटर क्यूब जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में आपको बोला है कि एवरेज बताओ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स का, जो कि 6 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स हो। तो आपने देखा 6 का पहला मल्टीपल जो है वो क्या होगा, 6 ही होगा अपने आप। दूसरा मल्टीपल 12, तीसरा होगा 18, चौथा होगा 24, पांचवा होगा 30 और 10वां मल्टीपल यानी कि 6 × 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। अब ये देख रहे हो आप, ये एपी बन चुकी है। तो आपको एवरेज बताना है। एवरेज कितना होता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर होता है, नंबर्स, ठीक है, सम अपॉन नंबर्स, ठीक है। तो आपने देखा सम, जब आपको पता है कि ये एपी है, इसमें कॉमन डिफरेंस है कितना, 6 का डिफरेंस है। तो आपको पता है कि एपी का अगर मुझे सम निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आपको पता है कि सम ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 ब्रैकेट शुरू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, हमें लास्ट टर्म भी पता है, इसलिए हमने ये यूज कर लिया। डिवाइड कर दो नंबर से, नंबर कितने हैं, एन से डिवाइड कर दो, यानी कि टोटल नंबर कितने थे, 6 से लेके 60 तक 10 थे। तो आपने देखा 10/2 और यहाँ पे n की वैल्यू मतलब 10 हो जाती, तो 10/2 और यहाँ पे क्या बचता 10, तो 10 से 10 कट जाता, मैंने n से n काट दिया, आपके पास बचा कितना 60 + 6 यानी कि 66/2, यानी कि आपका जो एवरेज आता वो कितना आ जाता 33 आ जाता। क्वेश्चन में आपको बोला था प्राइस ऑफ अ बाइक इज 75,500। प्राइस बताना है बाइक का रिडक्शन होने के बाद 17%, मतलब 17% रिडक्शन होने के बाद जो प्राइस बचेगा उसकी वैल्यू बतानी है। तो आपने देखा 75,500 जो है प्राइस है बाइक का, ये अपने आप में 100%, जिसमें 17% का रिडक्शन हो गया, यानी कि 17% वैल्यू का डिक्रीमेंट हो गया, यानी कि 17% वैल्यू कम हो गई। अब 100% में से 17% वैल्यू कम हो गई तो बची कितनी 83%। तो आपने देखा कि इसको सॉल्व करके आपके पास कितना आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल फॉर 1 ईयर इज ₹350। देखो ये क्वेश्चन अपने आप कर लेना, मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी निकालना सिखाया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम ये कर चुके हैं। तो इसी शिफ्ट का 10 जून 2022 इसी वीडियो में शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा था, चौथा था शायद, 5वां। ठीक है, तो ये अपने आप कर लेना। आंसर जो है 20% है। क्वेश्चन में बोला एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है, मैं इसको नाम दे देता हूं क्या, ABCD। इसका जो एरिया है उसकी वैल्यू आपको गिवन है। आपको बोला है कि एक डायगोनल है, मैंने BD एक डायगोनल मान लिया और अपोजिट वर्टिसेस से परपेंडिकुलर डाले हुए हैं इस पे। तो आपने डाल दिया कि BD अगर डायगोनल है, अपोजिट वर्टिसेस कौन कौन से हो गए, एक तो A हो गया और एक C हो गया, इस पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए हैं। आपको पता है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पहली बात तो होगा क्या, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसको कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD में एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD जोड़ दूं तो मेरे पास पूरी क्वाड्रिलेटरल जो कि ABCD है उसका एरिया आ जाएगा। तो आपने देखा कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना है, 336 है क्वाड्रिलेटरल का एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD है, इसका आपके पास एरिया कैसे निकाल लोगे, आपको पता है कि BD की लेंथ इनटू हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी आपके पास, A हो जाएगी,
सिमिलरली अगर मैं ट्राइंगल BCD का एरिया निकालूं तो आप देखोगे कि CQ जो है वो आपकी हाइट हो गई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दिया आपने, तो बेस कितना हो गया, BD हो गया। ठीक है, तो आपने देखा कि 336 आ गया आपका यहाँ पे, हाफ इंटू BD कॉमन ले लिया आपने, अंदर क्या बचा, AO प्लस CQ। ठीक है, और आपको पता भी है कि जो डायगोनल पे परपेंडिकुलर ड्रॉन हुए हैं दोनों अपोजिट वर्टिसेस से वो कौन कौन से है, एक 16 है और एक 12 है। तो आपने इसको 16 माना, इसको आपने 12 माना, तो आपने देखा 16 इंटू 12 16 प्लस 12 कितना हो गया आपके पास 28, ये गया 14 पे, और फिर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 336। तो 14 जो है इसको कितने में काटेगा 28 56, तो BD यानी कि जो डायगोनल है उसकी वैल्यू आपके पास 24 सेंटीमीटर आ गई। क्वेश्चन में बोला बेस्ड ऑन द डाटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 10 इन अ क्लास टेस्ट बाय द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। अर्थमेटिक मीन बताना है। तो आपने देखा कि 0 मार्क्स कितने बच्चों के आए, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ स्टूडेंट है कि इतने बच्चों के इतने मार्क्स आए हैं। तो आपने देखा 0 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 3 बच्चों के। 1 मार्क कितने बच्चों का आया, 2 बच्चों का। 2 मार्क्स 2 बच्चों के आए। तो आपने देखा कि 0 मार्क्स अगर 3 बच्चों के आए तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 3 बच्चों के 0। फिर 1 मार्क जो है 2 बच्चों के आए तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 2 बच्चों के 2, 2 इंटू 1। फिर आपने देखा 2 मार्क्स जो है ये 2 बच्चों के आए तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 2 इंटू 2 4। सिमिलरली 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 2। ठीक है, ये तो टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट यानी कि सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आपके पास आ गए। डिवाइड कर दूंगा अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 3 और 2 5, 5 और 2 7 4 11 6 17 7 24 7 31 5 36 3 39 4 43 और 2 45। तो मैंने सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट कर दिया तो मेरे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। कितना आएगा आपने देखा 6 7 जा कितना हो गया 42, 7 पंजे 35, 0 इंटू 3 0, 2 दूनी 4, 3 चौक 12, 4 छिक 24, 7 पंजे 35, 8 तिया 24, 9 चौक 36, 10 दूनी 20, डिवाइड कर दो 45 से। आपने इसका सम कर दिया। सम जब आपने किया तो आपने देखा कि सम आ गया 234, डिवाइड किया आपने 45 से तो आपने वैल्यू देखा, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5.2 आ जाएगी। क्वेश्चन बोला व्हाट इज द एवरेज व्हाट इज द एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल फ्रॉम ईयर 1997 से 1999। तो आपने देखा 1997 में कितना उसने इन्वेस्ट किया इन रुपीज, 1998 में कितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया रॉ मटेरियल में 330, 1997 में कितना किया था 375 और 1999 में उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया रॉ मटेरियल के अंदर 525। तो आपको उनका एवरेज बताना कि एवरेज अमाउंट कितना इन्वेस्ट हुआ 1997 से 1999 के बीच में। तो आपने देखा कि 1997 में हुआ 375, 1998 में हुआ 330 और 1999 में हुआ कितना 525। ये अमाउंट जो है इन्वेस्ट हो चुका है रॉ मटेरियल में इन लाख रुपीज, मतलब लाख रुपए में है ये। अब डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर, कितने नंबर ऑफ ईयर है 1997, 1998, 1999, 3 साल। तो आपने देखा 375 में अगर मैं 330 जोड़ूं तो आप देख लो ना 375 में 525 जोड़ा तो कितना हो गया 900, 900 प्लस 330 कितना हो जाएगा आपके पास 1230, 1230 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 410 लाख रुपीस। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में बोला फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द परसेंटेज राइज और फॉल इन प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर मैक्सिमम फॉर कंट्री आर। आपने देखा कंट्री आर कौन सी है, ये वाली कंट्री जो है ये आर है। ठीक है, तो आपको बताना है कि मैक्सिमम राइज या फॉल इन प्रोडक्शन
पिछले ईयर के हिसाब से किस साल में हुआ है। तो आपने देखा कि 2011 में कितना है 40, 2012 में कितना है 30, 2013 में कितना है 50, 2014 में कितना है 20 और 2015 में कितना है फिर 50। तो आपने देखा 40 से 30 तो कम ही फॉल हुआ होगा एज कंपैरिजन टू 50 से 20 में, फिर 30 से 50 में कम ही राइज हुआ होगा एज कंपैरिजन टू 20 टू 50। तो आप दो वैल्यू यही चेक कर लो 50 से 20 और 20 से 50। तो आपने देखा 50 से 20 फॉल कितना हो गया 30 का, इनिशियल कितना था 50 इंटू 100%। तो आपने देखा कि कितना फॉल हो गया 60% फॉल हो गया। फिर आपने देखा 20 से 50 हो गया तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ 30 का, कितने पे 20 पे, मतलब इनिशियल कितना था 20, इंक्रीमेंट कितना होगा 20 से 50 चला गया यानी कि 30 का इंक्रीमेंट हो गया। हुआ कितने पे इंक्रीमेंट 20 पे इंटू 100%। तो आपने देखा कि जो राइज आया है वो कितना आया 150%, यानी कि आप बोल सकते हो कि 2015 में सबसे ज्यादा राइज आया है, मैक्सिमम राइज आया प्रीवियस ईयर के मतलब प्रीवियस ईयर से इस साल में, यानी कि 2014 से 2015 में सबसे ज्यादा राइज हुआ है प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, तो आपको वो वाला साल बताना है जिसमें प्रोडक्शन में राइज हुआ, वो वाला नहीं बताना कि जिस साल से हुआ। ठीक है, 2014 नहीं बताना, यहाँ पे 2015 बताना, क्योंकि आपको बोला है कि प्रीवियस ईयर से उस ईयर में सबसे ज्यादा। तो प्रीवियस ईयर कौन सा 2014, वो वाला ईयर जो है जिसमें मैक्सिमम राइज हुआ है वो कौन सा है 2015। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। आपको बोला है 62 इंटू 62। देखो आप यहाँ पे अगर 62 को ए मान लो और 22 को अगर आप यहाँ पे बी मान लो, तो आप देख रहे हो न्यूमरेटर में क्या लिखा है, न्यूमरेटर में लिखा है ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ab² माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो यहां से आप एक चीज देख सकते हो क्या क्या आपको पता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अगर मैं कॉमन लूं, देखो कैसे, माइनस 3ab अगर मैं कॉमन लूं तो इधर लिखा है ए और फिर यहां पे क्या बचेगा माइनस का बचेगा बी। तो ये किस चीज का फॉर्मूला होता है आप सबको पता है, ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी के होल क्यूब का। यानी कि जो न्यूमरेटर में लिखा है वो क्या लिखा है 62 माइनस 22, मतलब ए को क्या माना था मैंने 62, बी को कितना माना 22। ये जो न्यूमरेटर में लिखा है ये क्या लिखा है 62 माइनस 22 का होल क्यूब, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, तो 62 माइनस 22 कितना हो गया 40, 40 का क्यूब को लिख लो आप 40 इंटू 40 इंटू 40। ठीक है, तो आपने देखा 5 पे गया, फिर 8 इसको काट देगा 5 पे, 8 40 को काट देगा 5 पे, 5 का क्यूब यानी कि 125 जो है वो आपका करेक्ट आंसर आ चुका है। क्वेश्चन में आपको बोला द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इज कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। तो आपने देखा कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट है आपने अगर उसको h मान लिया तो जो बेस हो जाएगा पैरेललोग्राम वो ट्वाइस हो जाएगा उसके। ठीक है, आपने देखा कि अगर आपने कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट को h मान लिया तो बेस जो है वो ट्वाइस है हाइट के, तो बेस कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा। अब आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। तो बेस की वैल्यू कितनी है 2h, हाइट की वैल्यू कितनी है h, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास क्या आ गया 2h स्क्वायर, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना गिवन है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा 2 इसको काटेगा 72 पे, h स्क्वायर की वैल्यू 72 आ गई, तो h की वैल्यू कितनी आएगी आपको पता 72 क्या होता है 36 इंटू 2, 36 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 6 और 2 का कितना रह जाएगा अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 6√2 जो है सेंटीमीटर वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में आपको बोला व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 64 एंड 4096। तो आपने देखा मीन प्रोपोर्शनल अगर दो नंबर के बीच आपको बताना है तो पहला नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर दो दूसरे नंबर से, फिर उसका आप अंडर रूट कर दो। तो 64 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 8, 4096 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 64, तो 64 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपके पास 512 हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में आपको बोला है ए और बी अगर साथ में मिलकर काम करें तो किसी काम को खत्म करेंगे कितने दिन में 40 दिन में, उसी काम को ए अकेला, ए कैन डू द सेम जॉब, मतलब ए अकेला फिर उसी काम को कितने दिन में कर सकता है 60 दिन में। तो आपके पास टोटल टाइम आ चुका है दोनों का, टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क कैसे निकालोगे 40 और 60 का एलसीएम लेके, तो 40 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 120 आ जाएगा। फिर आप वन डे वर्क निकाल लो, वन डे वर्क कैसे निकालोगे टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, 120 बाय 40 किया कितना आ गया 3, 120 बाय 60 किया कितना आ गया 2, मतलब एक दिन में अगर ए और बी साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर देंगे 3, ए अगर अकेला काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर देगा 2,
मतलब ए और बी अगर साथ में मिलके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं और ए अकेला एक दिन में 2 काम कर लेता है, तो बी कितना काम करता होगा एक दिन में? 1 काम करता होगा। तो आपने देखा कि बी को अब काम कितना करना है, आपने देखा बी को सेम वर्क यानी कि 120 का 3/4 काम करना है। तो 120 यानी कि टोटल वर्क का उसको 3/4 काम करना है, और एक दिन में वो कितना काम करता है? 1। तो आपने देखा कि जो उसको 90 काम करना था, अगर वो एक दिन में 1 काम करता है तो 90 काम को करने में वो कितने दिन लेगा? 90 दिन लेगा ऑब्वियसली। क्वेश्चन में आपको बोला है कि 5000 जो है वो प्रिंसिपल है, 3 साल के लिए उसको डिपॉजिट किया गया 10% पर एनम में, ठीक है। तो आपने देखा 5000 क्या है आपके पास? प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास क्या है? 10%, और 3 साल के लिए जो है वो डिपॉजिट किया गया। तो आपने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आपको कंपाउंडेड एनुअली दिया हुआ है। तो आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्या केस में क्या होता है कि प्रिंसिपल पे तो ब्याज आता है, साथ में ब्याज पे ब्याज आता है। तो आपने देखा पहले तो प्रिंसिपल पे ब्याज निकाल लो पहले साल के लिए। आपको पता है कि पहले साल तो कोई ब्याज है ही नहीं, सिर्फ प्रिंसिपल है, तो पहले साल तो प्रिंसिपल पे ब्याज आएगा। तो 5000 का 10% कितना हो जाएगा? 500। अब दूसरे साल प्रिंसिपल पे तो ब्याज आएगा यानी कि 5000 का 10% 500 तो होगा। साथ में ये जो 500 है इसका भी 10% ब्याज आपको लेना है, तो 500 का 10% कितना हो जाएगा? 50। फिर तीसरे साल प्रिंसिपल पे तो ब्याज आएगा। साथ में ये जो दो 500 500 यानी कि ये जो 2000 है जोड़ के, इसका 10% आपके पास कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। और 50 का 10% कितना हो जाएगा आपके पास? 5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो 50 ब्याज है इनका 10% कितना हो जाएगा आपके पास? 5 हो जाएगा। आपने देखा कि आपको बताना द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। तो आपने देखा 2 साल का इंटरेस्ट कितना है? इतना। और 3 साल का इंटरेस्ट कितना है? इतना। आपको उन दोनों का डिफरेंस बताना है। ये है 2 साल का इंटरेस्ट, 2 ईयर्स का इंटरेस्ट, ये है 3 साल का इंटरेस्ट। आपको दोनों का डिफरेंस बताना है। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि डिफरेंस जो है वो सिर्फ यही तो है, ठीक है। जब आपको 2 साल और 3 साल का डिफरेंस बताना है कि 2 साल का ब्याज और 3 साल के ब्याज का डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस तो यही बचा ना जो 3rd ईयर का ब्याज है, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये 2 ईयर्स में भी कॉमन है, 3 ईयर्स में भी कॉमन है, तो बचा क्या? सिर्फ ये। तो इसका जोड़ कर दो 500 और 100, 600 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 605। क्वेश्चन में आपको बोला कि cot थीटा की वैल्यू इतनी है, 2 थीटा की वैल्यू बताओ। देखो cot 30 कितना होता है आपको पता है? cot 30 होता है √3। cot 60 कितना होता है? 1/√3। तो आपने देखा √3 इंटू 1/√3 कितना हो जाएगा? 1। तो cot थीटा की वैल्यू अगर 1 आ गई तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 45 डिग्री। थीटा अगर 45 है तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 इंटू 2 यानी कि 90 डिग्री हो जाएगी। क्वेश्चन में बोला है शॉपकीपर मिक्सेस 3 टाइप ऑफ राइस कॉस्टिंग रुपीज इतना पर केजी, इतना पर केजी, इतना इन द रेशो इतना। आपको एवरेज कॉस्ट बतानी है। देखो आपने देखा एक राइस है उसकी कीमत कितनी है? 50 रुपये पर किलो। एक राइस है उसकी कीमत है 60 रुपये पर किलो। और फिर तीसरी जो राइस है उसकी कीमत है 75 रुपये पर किलो। उसको किस अनुपात में मिलाना है? 3:1:2 में। तो आपने देखा 50 रुपये पर किलो जो राइस है उसको किस अनुपात में मिलाना है? 3 में। तो आपने देखा 50 रुपये किलो पर जो राइस है, मतलब 50 रुपये पर किलो जो राइस है उसकी 3 यूनिट्स लेनी है। तो टोटल कितना ले लिया आप? मतलब टोटल कितना रेट हो गया? ठीक है, 3:1:2 यानी कि 3:1:2 में अगर मिलाना है तो आप ये मान लीजिए क्या कि ये मतलब 50 रुपये पर किलो के 3 किलो मिलाना है, 60 रुपये पर किलो का 1 किलो मिलाना है, और 75 रुपये पर किलो का 2 किलो मिलाने हैं, ठीक है। तो 50 रुपये पर किलो 3 किलो के हिसाब से कितना रेट हो गया? 50 × 3 यानी कि 150। 60 रुपये पर किलो पे जो है उसका 1 किलो मिलाना है, और 75 रुपये किलो पे जो है उसका 2 किलो मिलाना है। तो रेट कितना हो गया? 75 × 2। डिवाइड कर दो टोटल वेट यानी कि 3 + 1 + 2 से आप डिवाइड कर दो। आपने देखा 50 × 3 कितना? 150। 60 × 1 60, और ये भी हो गया 150। डिवाइड कर दो 6 से। तो आपने देखा कि 300 + 60 360/6। मतलब जब आपने इसका मिक्सचर तैयार किया उसकी जो कॉस्ट है वो आपके पास कितनी आ जाएगी? 60 रुपये पर किलो एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो एवरेज निकालना था इसलिए आपने 3 + 1 + 2 यानी कि जो रेशो था, मान लीजिए हमने 3 किलो इसको 1 किलो इसको 2 किलो माना, केजी से हमने डिवाइड कर दिया जो उसका क्वांटिटी था, या रेशो को डिवाइड कर दिया ऐसा बोल लो। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है कि
एक्स प्लस 2y की वैल्यू गिवन है, 2xy की वैल्यू गिवन है, x माइनस 2y की वैल्यू बतानी है। देखो आपको पता है कि x माइनस 2y का जो स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, x प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू 2y, क्योंकि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, तो सिमिलरली मैंने a की जगह x, b की जगह 2y पुट किया है। तो आपने देखा कि x प्लस 2y की वैल्यू कितनी, 10 का स्क्वायर हो गया, फिर 4 दूनी 8 हो गया 8, तो 8 तो मत ही लिखो आप, फिर आप ऐसे लिखो 4 इंटू 2xy, क्योंकि 2xy की आपको वैल्यू पता है। तो 2xy की वैल्यू कितनी है, इतनी। तो आपने देखा 100 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो x माइनस 2y की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, √64 यानी कि 8 आ जाएगी। क्वेश्चन में बोला है वन सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट टू 20%, 10% और 5%। इसका मतलब ये हुआ कि 3 डिस्काउंट देने के बाद, यानी कि 20%, 10% और 5% डिस्काउंट देने के बाद जो सिंगल डिस्काउंट आपका बनता है, मतलब इन तीनों डिस्काउंट को देके जो एक सिंगल डिस्काउंट बनता है उसकी आपको वैल्यू बतानी है, यानी कि सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट की आपको वैल्यू बतानी है। तो पहले दो को सॉल्व कर लो। तो आपने देखा कि अगर किसी आइटम पे 2 बार डिस्काउंट दिया जाए और उन दोनों डिस्काउंट को मिला के एक सिंगल डिस्काउंट की वैल्यू अगर मुझे पता करनी है कि उन दोनों डिस्काउंट को मिला के जो एक सिंगल डिस्काउंट बनता है उसकी वैल्यू क्या है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट माइनस पहला डिस्काउंट इंटू दूसरा डिस्काउंट बाय 100। तो आपने देखा ये हो गया कितना, 30 माइनस 2 यानी कि कितना हो गया, 28%। मतलब इन दोनों डिस्काउंट को मिला के जो एक सिंगल डिस्काउंट दिया गया उसकी वैल्यू कितनी है, 28%। फिर 28% के साथ आप तीसरा डिस्काउंट सॉल्व कर दो। तो आपने देखा अब ये दो डिस्काउंट हो गए, एक 28%, एक 5%, इसको मिला के जो एक सिंगल वैल्यू बनती है डिस्काउंट की, यानी कि सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट की जो वैल्यू होगी वो निकाल लो। तो आपने देखा पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट माइनस पहला इंटू दूसरा बाई 100, तो ये कितना हो गया 33, 28 इंटू 5 कितना होता है 140 बाई 100 कितना हो जाएगा 1.4। तो ये आपके पास 31.6% आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला है P sold an item to Q at 20% gain, Q sold to R at a loss of 10%। R ने इतने में खरीदा, बताओ P ने कितने में परचेज किया। तो आप लिख लो यहाँ पे P लिखो, यहाँ पे Q लिखो, यहाँ पे R लिखो। मान लीजिए क्या कि P का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है। ठीक है, आपने मान लिया कि जो कॉस्ट प्राइस है P का, यानी कि P ने जितने में खरीदा उसकी वैल्यू जो है वो 100% है। तो P ने बेच दिया अब Q को कितने पे, 20% के प्रॉफिट पे, यानी कि 20% वैल्यू ज़्यादा करके बेच दिया। तो आपने देखा कि 100 अगर कॉस्ट प्राइस है, 20% अगर प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा P का, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है Q का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। या फिर आप ऐसा बोल लो क्या कि सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालना तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाई 100। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी कि आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 100 पे 20% डिस्काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 का 20% यानी कि 20। तो 100 पे जो कि कॉस्ट प्राइस है उस पर 20 रुपीज का प्रॉफिट आया, तो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को जब आपने जोड़ा तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ गया 100 प्लस 20 यानी कि 120 आ गया। अब क्यू ने आर को बेचा नुकसान पे, कितने के नुकसान पे बेचा, 10% के नुकसान पे बेचा। ठीक है, तो 120 में क्यू ने खरीदा, 10% का उसको नुकसान हो गया, मतलब 120 का 10% कितना, 12, यानी कि 12 रुपए का उसको नुकसान हो गया। तो क्यू का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा, तो आपने देखा क्यू का जो सेलिंग प्राइस है वो 108 होगा, जो कि आर का कॉस्ट प्राइस है। अब आर ने कितने में खरीदा, 1080 रुपये में खरीदा, और हमारे हिसाब से जब हमने कॉस्ट प्राइस पी का लेट किया 100, तो हमारे हिसाब से आर ने कितने में खरीदा, 108 में। और क्वेश्चन में बोला कि आर ने खरीदा 1080 में। हमारी वैल्यू क्वेश्चन की वैल्यू के इक्वल, एक की वैल्यू निकाल लो, 10 आ जाएगी। आपको निकालना है कि पी ने कितने में परचेज किया था, हमने क्या माना था कि पी ने 100 में परचेज किया है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। क्वेश्चन में बोला, देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है ये वाला, इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको अगले वाले क्वेश्चन में आपको एवरेज दे दी और ये तीसरे वाले की कॉस्ट निकालनी है, इसमें आपको तीनों कॉस्ट दे के एवरेज पूछा था, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो आप देख लो, आपने माना क्या कि पहले वाले की कीमत जो आपको गिवन है वो कितनी गिवन है, 96 रुपये पर किलो, दूसरे वाले की 104 रुपये पर किलो, तीसरे वाले की आप मान लो कि कीमत जो है थर्ड वेराइटी की जो कीमत है वो कितनी है, 100 रुपये पर के जी।
इसको मिलाया किस अनुपात में है, यानी कि किस रेशो में इसको मिलाया, 1:1:2 में। और मिक्सचर जो तैयार हुआ उसकी कॉस्ट कितनी है, 113 रुपये पर केजी। तो आपने देखा कि मान लीजिए कि ये जो है 1 की वैल्यू 1 केजी है, मतलब 96 रुपये पर किलो जो राइस है उसका 1 केजी मिलाया, तो 96 इंटू 104 केजी का भी फिर 1 केजी मिला। और जो x रुपीज़ पर केजी यानी कि जो थर्ड वेराइटी है उसका 2 केजी मिलाया, तो उसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 2x। डिवाइड कर दो क्वांटिटी से, क्वांटिटी कितनी हो गई, 1 + 1 + 2। और यहाँ पे जो है आपके पास मिक्सचर का कीमत आ गया, यानी कि जो ये तीनों तरह की राइस को मिक्स करके जो मिक्सचर बना उसकी आपके पास कीमत आ गई। सॉल्व कर लो, 96 + 104 कितना हो गया, 200। 2x 113 इंटू 4 कितना होगा, 452। तो 452 में से 200 गए, 252। 2x की वैल्यू 252, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 126। तो 126 रुपये पर केजी पे थर्ड वेराइटी, मतलब प्राइस जो था थर्ड वेराइटी का वो 126 रुपये पर किलो था। क्वेश्चन में आपको बोला कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दिए, ठीक है, और प्राइस ऑफ द पर्स आपको गिवन है, सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, खुद कर लेना। इसी वीडियो में मैं शिफ्ट 1 में, ठीक है, इसी वीडियो में मैं शिफ्ट 1 में क्वेश्चन करा चुका हूँ जिसमें 5-5% के ईच डिस्काउंट था, इसमें 10 और 20% का डिस्काउंट है। क्वेश्चन नंबर था 14, आप लोग खुद कर लेना, अगर नहीं समझ आए वहां से देख लेना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। तो 4π की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14। r कितना है, आपने देखा रेडियस कितनी आ जाएगी, अगर डायमीटर 30 है तो डायमीटर अगर 30 है तो रेडियस हो जाएगी 15, क्योंकि डायमीटर का आधा होती है रेडियस, ठीक है। तो आपने देखा 15 इंटू 15 225। 225 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 900 आएगा। 900 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 3.14 से, तो उसकी जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 2826। क्वेश्चन में बोला फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतने रुपीज एट 7% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। तो आपने देखा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 5.5 लाख रुपए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 7%। 2 साल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है कि प्रिंसिपल पे तो ब्याज आता है, साथ में ब्याज पे भी ब्याज आता है, और पहले साल तो सिर्फ प्रिंसिपल पे भी ब्याज आएगा क्योंकि तब तक कोई ब्याज तो है ही नहीं। तो आपने देखा कि 5.5 लाख का 7% आपके पास कितना हो जाएगा, आपने देखा 2 0, और फिर 55 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा वैल्यू कितनी आ जाएगी, 385। अब पहले साल तो प्रिंसिपल पे ब्याज आया, दूसरे साल प्रिंसिपल पे तो ब्याज आएगा, मतलब 5.5 लाख पे जो 7% है कितना, 38,500, ये तो आएगा। साथ में जो पहले साल का ब्याज था 38,500, इस पे भी ब्याज आएगा 7%। तो 38,500 यानी कि 2 0 गई, तो 385 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2695, ठीक है। तो आपने देखा 38 76, 76 में एक जोड़ा 77, 77,000 तो यहाँ से आ गया, फिर 2695, तो ये आपके पास हो गया 79695, यानी कि 79695 जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन बोला व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर दैट शुड बी एडेड टू इतना सो दैट सम इज डिविजिबल बाय 6। देखो पहली बात तो अगर किसी नंबर को 6 पे जाना है तो अगर मैं 6 का कोप्राइम नंबर में डिवाइड कर दूं, यानी कि जिनका HCF 1 हो, 3 और 2 का HCF 1 है, तो मतलब अगर किसी नंबर को 6 पे जाना चाहिए तो उसको 3 पे भी जाएगा वो नंबर, 2 पे भी जाएगा, 2 पे भी जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि नंबर तो इवन होना चाहिए। ये वाला नंबर है ऑड, ठीक है। और ये नंबर आप देख सकते हो कि ये नंबर 3 पे तो जा ही रहा है, क्योंकि 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो सम ऑफ डिजिट जब मैंने इसका किया 15 आया, 15 जो है वो 3 पे जाता है, ठीक है। तो आपने देखा अगर ये नंबर 3 पे जा रहा है और फिर मैं अगर इसमें 3 ऐड करता हूं तो होगा क्या कि जो नंबर बनेगा वो तो 3 पे जाएगा, साथ में नंबर भी इवन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि डिविजिबल होने के लिए इस नंबर को इसमें क्या ऐड करना था, सिर्फ 3 ऐड करना था। क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी स्फेरिकल बोल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये चीज आपके समझ आ गई ना कि 3 भी डिविजिबल होगा 3 पे, और 5 4 3 2 1 तो है ही डिविजिबल, तो दोनों को जब मैंने जोड़ दिया तो 5 4 3 2 4 हो गया, जो कि 6 पे जाएगा क्योंकि वो 3 पे भी जा रहा है और इवन नंबर भी है तो 2 पे भी जा रहा है। आपको बोला गया हाउ मेनी स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस इतना कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ स्फेरिकल क्ले बॉल हैविंग अ रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर। मतलब स्मॉल बॉल्स बनी 5 सेंटीमीटर की बड़ी बॉल से जो कि 15 सेंटीमीटर की रेडियस की थी, ठीक है। तो आपने देखा
कि इसको आप छोटा एस मान लो और इसको आप बड़ा एस मान लो कि बड़ी स्फेरिकल बॉल है 15 सेंटीमीटर रेडियस की, इससे छोटी स्फेरिकल बॉल बनी है 5 सेंटीमीटर रेडियस की, तो उसको नंबर ऑफ बॉल्स बतानी है। तो नंबर ऑफ बॉल्स को आपने एन मान लिया, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम इक्वल करना है बड़ी स्फेरिकल बॉल का छोटी स्फेरिकल बॉल के, ठीक है। और नंबर मतलब नंबर ऑफ जो स्मॉल स्फेरिकल बॉल बनेंगी उसको आप मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेरिकल बॉल से। तो आपको पता है कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है स्मॉल स्फेरिकल बॉल का, यानी कि रेडियस कितना है स्मॉल स्फेरिकल बॉल का 5। और जो बड़ी स्फेरिकल बॉल है क्ले बॉल है जो, उसका वॉल्यूम निकाल लो 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस कितना है 15। तो आपने देखा पहले तो ये 4/3 पाई तो गया, और अगर मैं देखूं 5 5 5 इनको 3 3 3 पे काटेंगे, ठीक है। तो आपने देखा 3 3 9 3 27, तो नंबर ऑफ जो स्मॉल स्फेरिकल बॉल बनेंगी वो कितनी बनेंगी 27 बनेंगी। क्वेश्चन में आपको बोला था एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली फॉर द फर्स्ट 4 मंथ इज इतना, एंड फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ इतना, एंड फॉर द लास्ट 5 मंथ इतना, और फिर फैमिली ने पूरे साल में इतना सेव कर लिया। आपको बताना है कि उसकी इनकम। देखो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए क्या कि इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो आपको अगर एवरेज मंथली इनकम निकालनी है तो सबसे पहले आपको पूरे साल की टोटल इनकम पता होनी चाहिए कितनी है। अगर आपको पूरे साल की टोटल इनकम पता है, आप डिवाइड करोगे 12 से, आपके पास एवरेज मंथली इनकम आ जाएगी। क्योंकि 12 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले पूरे साल की एवरेज मंथली इनकम कैलकुलेट, सॉरी पूरे साल की आप इनकम कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद आपके पास एवरेज मंथली इनकम आ जाएगी। पूरे साल की इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पूरे साल का एक्सपेंडिचर प्लस पूरे साल में जो सेविंग हुई उसे जोड़ दो। तो आपने देखा कि पहले 4 महीने में जो एवरेज खर्चा हुआ है, ठीक है, एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर जो है पहले 4 महीने का इतना है। तो पहले 4 महीने में अगर एवरेज खर्चा इतना हो रहा है तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा 13,750 इंटू 4, क्योंकि सम ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट 4 मंथ अगर आपको निकालना है तो आपको नंबर ऑफ मंथ यानी कि जो 4 है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द 4 मंथ, ठीक है। उसके बाद अगले 3 महीने जो है एवरेज खर्चा जो है वो कितना है 11,750। अगर एवरेज खर्चा 3 महीने का 11,750 है तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा 11,750 इंटू 3। लास्ट के 5 महीने का जो एवरेज खर्चा है वो कितना है 31,750। अगर लास्ट के 5 महीने का एवरेज खर्चा इतना है तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा इतना। अब ये पूरे साल का खर्चा हो चुका है, ठीक है। अब ये पूरे साल का एक्सपेंडिचर है। अब इस पूरे साल के एक्सपेंडिचर में अगर मैं जोड़ दूं पूरे साल का सेविंग जो कि कितना है 15,550, तो ये मेरे पास आ चुका है क्या कि पूरे साल में जो इनकम हुई है, पूरे साल में जो इनकम हुई है वो इतनी है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 12 से तो मेरे पास क्या आ जाएगा एवरेज मंथली इनकम आ जाएगी। और 12 से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि भाई अब सॉल्व करने बैठ जाओ इसको, तो इसको सॉल्व करके आएगा 55,000, इसको सॉल्व करके आएगा आपका 35,250, इसको सॉल्व करके आपके पास ज़्यादा वैल्यू आएगी, ये आएगी 1,58,750। तो आप इनको जोड़ना शुरू कर दो। तो जब आपने इसको जोड़ लिया तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2,64,550। आपने डिवाइड किया इसको 12 से, तो 12 दूनी 24, फिर 12 दूनी 24, फिर 0,45.83, यानी कि ये आ जाएगा 22,045 आपका मंथली इनकम है, एवरेज मंथली इनकम है फैमिली का, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ना एक तो पहले तो ब्रैकेट लगाना चाहिए था जो कि एग्जामिनर ने नहीं लगा के दिया, उसकी गलती है, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है फिर बच्चों को। बाकी जिसके साथ हम है फिर उसको तो कन्फ्यूजन होना ही नहीं, ठीक है। 8 को डिवाइड किया 2 से कितना आएगा 4, 16 ऑफ -2, यानी कि 16 को मल्टीप्लाई करना है -2 से, तो आ कितना गया -32 आ गया, +15 -4, तो 12 में से 4 गए कितना आ गया 8 आ गया। -32 + 11 कितना हो जाएगा -21, तो 8 + 21 बचा जिसकी वैल्यू जो है वो 29 होती है। क्वेश्चन में बोला है ए और बी 2 स्टेशंस हैं जिनकी जो दूरी है बीच में वो कितनी है।
ए और बी दो स्टेशन है और दोनों स्टेशन के जो बीच की दूरी है वो कितनी है 494 किलोमीटर। ठीक है, एक ट्रेन है ए से शुरू हुई है कितने बजे 3 PM पे और फिर बी की तरफ जा रही है वो ट्रेन कितने की स्पीड में जा रही है 83 किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है, एक और ट्रेन है जो बी स्टेशन से शुरू हुई है ए की तरफ जा रही है कितने बजे शुरू हुई है 4 PM पे और कितने की स्पीड पे जा रही है ए की तरफ 54 किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है, आपको बताना है कि कितने बजे वो दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे से मिलेंगी। देखो क्वेश्चन करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आपने देखा पहले कौन सी ट्रेन चली ये वाली, फिर बाद में कौन सी चली ये वाली। आप चेक कर लीजिए क्या, आप चेक कर लीजिए कि आपने देखा ये ट्रेन चली 3 बजे, ये ट्रेन चली 4 बजे। आप चेक कर लीजिए कि जो पहली ट्रेन है यानी कि जो ट्रेन पहले चली है वो दूसरी ट्रेन जब चली है तब तक वो ट्रेन कितना चल चुकी है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहली ट्रेन चली 3 बजे, दूसरी ट्रेन चली 4 बजे। आप चेक कर लो कि जो ये पहले ट्रेन 3 बजे चल चुकी है ये 4 बजे तक कितना चली है। आपने देखा कि 3 बजे चली, 4 बजे तक कितना चलेगी, आपने देखा 1 घंटे के लिए चलेगी। तो आपने देखा स्पीड कितनी है 83 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ कि वो 83 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, मतलब 4 बजे तक वो 83 किलोमीटर चल चुकी थी। पहली बात तो ये। आपने देखा 494 में से 83 घटाया यानी कि अब जो दोनों के बीच में डिस्टेंस बचा है यानी कि दोनों ट्रेन के बीच में जो 4 बजे डिस्टेंस बचा है वो कितना बचा है 411 किलोमीटर। ठीक है, 4 बजे ये वाली जो ट्रेन है जो सबसे पहले चली थी ट्रेन वो 4 बजे कहीं यहाँ पे होगी, तो 4 बजे ये 83 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे मूव कर रही होगी कहीं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको बताना है टाइम। टाइम क्या होता है भाई, वो कितने टाइम बाद मिलती है एक दूसरे से। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है अब दोनों ट्रेन के बीच में 4 बजे कितना है 411 किलोमीटर। मतलब 4 बजे जब दूसरी ट्रेन चली है तब तक पहली ट्रेन जो है 83 किलोमीटर चल चुकी थी, तो 4 बजे दोनों ट्रेन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना बचा 411 किलोमीटर। अब दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो स्पीड जो है ऐड हो जाएगी, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो रिलेटिव स्पीड जो है वो आपकी ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया 137। तो ये गया आपका जी 3 पे, मतलब 3 घंटे बाद वो मिलती है। मतलब 4 बजे शाम को अगर देखा जाए कि 4 बजे शाम से 3 घंटे बाद वो मिल रही हैं तो मतलब शाम को वो 7 बजे मिल रही है। ठीक है, क्योंकि हमने कंडीशन देखी ना कि 4 बजे तक दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो 4 बजे के बाद उनको 3 घंटे बाद, मतलब 4 बजे के बाद उनको 3 घंटे लग गए आपस में मिलने से, मतलब मिलने के। तो मतलब 7 बजे वो ट्रेन आपस में एक दूसरे से मिली है। क्वेश्चन बोला वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 108 डिग्री और अदर दोनों एंगल जो है वो इक्वल है। आपको बताना है कि इक्वल एंगल की जो वैल्यू है वो कितनी है। तो आपने देखा कि एक एंगल कितना हो गया 108 डिग्री हो गया, बाकी दोनों एंगल इक्वल है। आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से एक एंगल हो गया 108 का, तो बाकी दोनों एंगल का जोड़ कितना हो जाएगा 72, और बाकी दोनों एंगल है इक्वल, तो 36 के होंगे दोनों। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द एक्सप्रेशन बी द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये बात पता है क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इस वाली इक्वेशन को इसी फॉर्म में बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आपने देखा रूट पी आ गया यहाँ पे। रूट पी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ए और बी की वैल्यू इन्हीं में से दोनों में से कोई होगी। देखो कैसे, आपने माना क्या कि ये जो पी है इसको आप मान लो रूट पी का स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर की आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये जो है ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये अब आएगा ट्वाइस इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो ट्वाइस ए कितना है रूट पी, अब बचा कितना बी बचा। तो आपने यहां से देखा कि 1/9 लिखा है यहाँ पे, तो मैंने पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 से मेरे को डिवाइड भी करना पड़ेगा, मतलब 1/9 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 1/18 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये आपके पास बी की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये आपके पास ए की वैल्यू, मतलब ये ए है। ठीक है, और ये भी ए हो गया, तो ये बी की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि यहां पे जो आएगा वो क्या आएगा +- 1/18 का स्क्वायर, मतलब के की जो वैल्यू होगी
वो +-1/18 हो जाएगी। प्लस माइनस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे करना तो स्क्वायर ही है, आप चाहे प्लस का स्क्वायर करो चाहे माइनस का स्क्वायर करो, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/18 आना था। क्वेश्चन बोला इन अ पंचायत इलेक्शन कैंडिडेट ए secured 30% of the total vote and didn't qualify by 6 vote. Candidate B secured 40% of the total vote and got 6 votes more than the bare minimum to qualify. आपको नंबर ऑफ वोट्स बताने के टोटल नंबर ऑफ वोट्स है कितने। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन सिमिलर है उसी क्वेश्चन के जिसमें आपको बोला जाता था कि एक स्टूडेंट ने 30% मार्क्स स्कोर किए और वो 6 नंबर से फेल हो गया, और जब उसने 40% मार्क्स स्कोर किए तो वो 6 नंबर से पास हो गया। आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे एग्जाम में, ये वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसी तरीके से करना है आपको। आपने देखा कि 30% जब उसने स्कोर किया तो वो 6 वोट से क्वालिफाई नहीं कर पाया, मतलब वो 6 वोट से फेल हो गया। फिर आपने देखा जब उसने 40% स्कोर किया तब उसने 6 वोट से क्वालिफाई कर लिया, मतलब 6 वोट से वो पास हो गया। तो आपको पता है करना क्या होता है फेल और पास के केस में। आपको फेल और पास के केस में परसेंटेज का तो डिफरेंस लेना है, यानी कि 40 और 30 का डिफरेंस कितना आ गया, 10 आ गया। और जो ये फेल और पास के जो मार्क्स होते थे आपके, यानी कि यहाँ पे जो वोट्स हैं ये फेल और पास के, ये आप ऐड कर दो। तो फेल और पास के जब आपने वोट्स ऐड किए, मतलब आपको पता है ना कि पास और फेल जब होता था हम परसेंटेज तो माइनस करते थे पर मार्क्स जो है वो ऐड कर देते थे। यहाँ पे वोट्स आपको ऐड करने हैं। अगर पास पास होता तो परसेंटेज भी मार्क्स होता, वोट्स भी मार्क्स हो, वोट्स भी माइनस होते, और फेल फेल होता तो परसेंटेज भी माइनस होते, मतलब परसेंटेज का भी डिफरेंस लेना पड़ता और वोट्स का भी। हमने देखा यहाँ पे कितना आ गया, तो 10% की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 12। मतलब 10% जो वोट्स हैं उनकी वैल्यू कितनी है, 12। आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताने हैं, तो टोटल वैल्यू अगर मैं परसेंटेज में बात कर रहा हूँ तो टोटल वैल्यू कितनी होती है, 100%। 10% की वैल्यू अगर 12 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोट जो है वो 120 हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन में बोला अ हाउस होल्डर स्पेंड हिज मंथली सैलरी ऑफ 7200 रुपये ऑन डिफरेंट आइटम्स। ही स्पेंड 4000 ऑन फूड, 400 ऑन एजुकेशन। आपको सेंट्रल एंगल बनाना है, मतलब एक पाई चार्ट है, आपको उसका एंगल बताना है कि बीच में एंगल क्या बनेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि टोटल एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का। खर्चा कितना हुआ, 4000 रुपये फूड पे। टोटल इनकम कितनी है, 7200। यहाँ से अब सेंट्रल एंगल निकल जाएगा। आपने देखा एजुकेशन पे फूड पे कितना खर्चा हुआ, 4000, टोटल इनकम कितनी, 7200। और कंप्लीट एंगल जो होता है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का। जब आप पाई चार्ट बनाते हो तो कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 का होता है। तो आपने देखा 2 0 गई और ये गया आपका 5 पे, तो 40 × 5 कितना होगा, 200 डिग्री। अब आपको बताना है कि एजुकेशन का जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो कितना बनेगा। आपने देखा 400 का 10वां हिस्सा है, सॉरी 4000 का 10वां हिस्सा है 400, तो 200 डिग्री का भी 10वां हिस्सा है, यानी कि 20 डिग्री जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नहीं तो फिर आप यहाँ से देख लो, 4 × 5 = 20। क्वेश्चन में आपको बोला व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सेल्स मोर देन द प्रोडक्शन इन, रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, गलत क्वेश्चन है बिल्कुल। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको बोला 2015 में बिक्री, बिक्री यानी सेल का प्रतिशत उत्पादन से कितना अधिक है। आप देख लो 2015 में सेल तो कम है, उत्पादन ज्यादा है, यानी कि प्रोडक्शन ज्यादा है। और यहाँ पे बोला है कि सेल कितनी ज्यादा है प्रोडक्शन से, आपको उसका परसेंटेज बताना, तो ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स फॉर बोथ ईयर। अब ये वाला जो ईयर है ये 2000 ईयर है, ये 2001 ईयर है। आपको बताना है कि टोटल सेल ऑफ C3 फॉर बोथ ईयर। तो आपने देखा C3 कौन सा, ये वाला, तो 110 हुई 2000 ईयर में ए, और 2001 मतलब 2001 जो ईयर था उसमें सेल कितनी हुई उसकी, 110। ये हो गई C3 की सेल, टोटल सेल। C4 की टोटल सेल कितनी है, 115 + 110। ठीक है, तो आप देख सकते हो 15 पे जाएंगे दोनों, तो 15 14 जा 210, 15 15 जा 15 15 जा कितना होगा, 225 होगा। क्वेश्चन में बोला द मीन ऑफ 5 नंबर इज 18, और 1 नंबर अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं उनमें से, मतलब उन 5 नंबर में से अगर मैं एक नंबर एक्सक्लूड कर दूं तो मीन जो है वो 16 हो जाएगा। आपको एक्सक्लूडेड नंबर बताना है। सबसे पहली बात तो मीन का मतलब आप एवरेज ही समझना, ठीक है, मीन का मतलब जो है आप एवरेज समझना।
तो आपने देखा कि 5 नंबर का अगर एवरेज 18 है तो टोटल कितना हो जाएगा 5 नंबर का? 5 नंबर का अगर एवरेज 18 है तो टोटल कितना हो जाएगा 5 नंबर का? 90 हो जाएगा। फिर आपने देखा एक नंबर अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं तो मीन कितना बचता है? 16। तो एक नंबर जब मैंने 5 नंबर में से एक्सक्लूड किया तो बचे कितने? 4 नंबर। 4 नंबर का अगर एवरेज 16 है तो टोटल कितना हो जाएगा? 64। 4 नंबर का टोटल। अब ये है 5 नंबर, जब एक नंबर एक्सक्लूड किया तो ये बचे 4 नंबर। अब इन 5 नंबर में 4 नंबर तो यही वाले हैं और एक एक्सक्लूडेड नंबर है, ठीक है। तो एक्सक्लूडेड नंबर जब आप दोनों का डिफरेंस लोगे तो वैल्यू जो है, मतलब 4 नंबर में से 4 नंबर का सम चला जाएगा, इन 4 नंबर में से बचेगा क्या? एक्सक्लूडेड नंबर। उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 26 आ गई, ठीक है। और एक चीज बतानी थी, मीन ऑफ 5 नंबर्स, चलो बाद में देखेंगे, अभी नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे। आपको बोला है आफ्टर सीइंग अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर थीफ ने भागना शुरू किया और आफ्टर नोटिसिंग पुलिसमैन चेजेस इमीडिएटली विद द स्पीड ऑफ इतना और थीफ पकड़ा गया। तो आपको बताना है कि पुलिसमैन कितना भागा। तो आपने मान लिया कि दोनों के बीच में 500 मीटर का डिस्टेंस था जब थीफ ने भागना शुरू किया। तो आप मान लीजिए पुलिसमैन कहीं यहाँ पे खड़ा है, थीफ कहीं यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 500 मीटर का है, ठीक है जी। अब क्या हुआ कि थीफ ने भागना शुरू किया, पीछे पीछे क्या हुआ? पुलिसमैन भी भागना शुरू किया। अब ऐसा तो है नहीं थीफ ऐसे भागेगा कि मुझे जल्दी पकड़ ले। थीफ जो है पुलिस वाले के सेम डायरेक्शन में भागेगा। भाई जिस डायरेक्शन में पुलिस वाला भाग रहा है उसी डायरेक्शन में थीफ भागेगा। मतलब अगर वो चाहता है, मतलब अगर थीफ चाहता है, यानी कि चोर चाहता है कि मैं सबसे देर में पकड़ा जाऊं, सबसे देर में पकड़ा जाऊं, तो जिस डायरेक्शन में पुलिस वाला खड़ा होगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में वो भागेगा। तो फिर जब वो इस डायरेक्शन में भागेगा तो पुलिस वाला भी उसके पीछे पीछे भागेगा, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। बात इतनी सी है, ठीक है। तो पहले तो आप निकाल लोगे कितने टाइम में पुलिस वाले ने उसको पकड़ा। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? 500 मीटर का। 500 मीटर को आप किलोमीटर में चेंज कर लो, क्योंकि स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में आपको गिवन है। और स्पीड कितनी हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड होगी, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट मोशन में है और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो स्पीड जो है तो माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो पुलिस वाले की स्पीड से थीफ की स्पीड माइनस कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि तभी तो पकड़ा जाएगा ना थीफ, अगर पुलिस वाले की स्पीड ज्यादा होगी। अगर थीफ की स्पीड ज्यादा होगी फिर कहाँ पकड़ा जाना है वो, ठीक है। तो आपने देखा कि 500 बाई 1000 कितना होता है? 1/2, और 12 माइनस 10 कितना होगा? 2। तो 1/2 बाय 2 कितना हो जाएगा? 1/4, मतलब 1/4 घंटा, यानी कि 15 मिनट लगेंगे। किसको? पुलिस वाले को थीफ को पकड़ने में 15 मिनट लगेंगे, ठीक है। मतलब पुलिस वाला 15 मिनट यानी कि 1/4 घंटे लेगा थीफ को पकड़ने में। डिस्टेंस कितना चला भाई पुलिस वाले ने? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। पुलिस वाले की स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा पुलिस वाले को? 1/4 घंटे। तो आपने देखा कि भाई पुलिस वाला 3 किलोमीटर भागे था। क्वेश्चन में बोला है ए वेरीज जॉइंटली विद बी एंड सी, ठीक है। तो ए जो है वो बी और सी के हिसाब से वेरी कर रहा है। तो आपने देखा कि ए की वैल्यू 6 है, अगर बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 2, मतलब इसका क्या हुआ कि बी की वैल्यू अगर 3 है, सी की वैल्यू अगर 2 है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करूंगा तभी तो 6 आएगा ना। मतलब जो रिलेशन है वो ये है कि ए इक्वल टू बी इंटू सी, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपको निकालनी है, अगर बी की वैल्यू 5 हो और सी की वैल्यू 7 हो, तो ए इक्वल टू बी इंटू सी, तो ए इक्वल टू 5 इंटू 7, यानी कि ए की जो वैल्यू है वो 35 आ जाएगी। क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो आपने देखा 20 और 4 24, 24 और 3 27 और 6 33, ठीक है। और 33 में से -8 और -2 यानी कि -10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23 आ जाएगी। फिर उसके बाद आपने देखा -18 -45 और ये -3 और -2 -5 हो जाएगा। ये तो माइनस में ही हो जाएगा, तो माइनस में होगा तो कैसे ग्रेटेस्ट है? ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट तो भाई यही है। क्वेश्चन में बोला एक ट्रायंगल एबीसी है, जी जो है सेंट्रोइड है, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी है और जी जो है सेंट्रोइड है और एडी जो है मीडियन है। सबसे पहले तो आपको ये पता होगा क्या कि मीडियन पे ही सेंट्रोइड बनता है, ठीक है। जब आप मीडियन ड्रॉ करते हैं, मीडियन कैसे बनता है कि आप किसी वर्टिसेस से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे आप लाइन ड्रॉ कर दोगे अगर, ठीक है, किसी वर्टिसेस से। वर्टिसेस क्या है? ए,
सामने वाली साइड का जो मिड पॉइंट है अगर उससे ज्वाइन कर दोगे आप वर्टिसेस को तो ये मीडियन बन जाएगा, ठीक है। मतलब डी जो है बीसी का मिड पॉइंट है। आपको एडी मीडियन दिया है, एडी की लेंथ दी है आपको कितनी 9 सेंटीमीटर। अब इसी मीडियन पे एक सेंट्रोइड बनेगा, सेंट्रोइड जो है वो जी है, और सेंट्रोइड जो है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। आपको बताना है लेंथ ऑफ ए जी, ठीक है। तो आपने देखा ए डी की जो लेंथ है वो कितनी है 9 सेंटीमीटर, और ए डी जो है वो ए जी और जी डी से जुड़ के बना है। तो ए जी का रेशो कितना 2, जी डी का रेशो कितना 1, तो 2 और 1 कितना 3। तो ए डी जो है रेशो के हिसाब से टोटल कितना हो गया 3, और सेंटीमीटर में टोटल कितना है ए डी 9 सेंटीमीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर, 2 की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। यानी कि एजी की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है और जीडी की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में आपको बोला है असम व्हेन इन्वेस्टेड एट R% इंटरेस्ट पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली, उसका अमाउंट जो है 2 साल बाद इतना हो जाता है। आपको वैल्यू ऑफ आर बतानी है। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर टी। टी जो है नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, आर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, पी प्रिंसिपल, ए अमाउंट। तो आपने देखा अमाउंट कितनी हो गई, अमाउंट होगी 16,767, प्रिंसिपल कितना था 14,375, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, टाइम कितना है 2 साल का, ठीक है। 2 साल बाद 14,375 रुपये जो है वो कितने बन जाते हैं 16,767 रुपये। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। देखो आपने देखा ये दोनों किस पे जाएंगे, कॉमनली 2 पे नहीं जाते, 7 6 13 13 26 और 1 27, फिर 375 तो जाएगा, 14 नहीं जाता, 3 पे नहीं जाते, 5 पे नहीं जाते, 7 पे भी नहीं जाएगा, 8 देना, 9 पे 3 भी नहीं जा रहे, 9 पे कैसे चल जाएंगे, 10 11 पे चेक कर लो, 1 और 3 4 5 9, 11 में से 9 गए 2, 11 पे भी नहीं जाता, 13 कम 13 75 ना, 15 पे भी नहीं जाएगा, 17 23 पे जाएगा, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये 23 पे जाने वाला है दोनों। तो आपने जब इसको 23 पे डिवाइड किया तो ये गया कितने पे 23 729, और ये जाएगा 625 पे, ठीक है। तो आपने देखा 729 बाई 625, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 1 प्लस R/100 की पावर 2। तो आपने देखा पावर उधर साइड से 2 हटाई, मतलब राइट हैंड साइड से 2 आपने पावर हटाई, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा आपके पास अंडर रूट आ जाएगा। तो 729 का अंडर रूट कितना होता है 27, 625 का कितना होता है 25। तो आपने देखा R/100 की जो वैल्यू है वो कितनी है 27/25 माइनस 1, यानी कि 27 माइनस 25/25। तो आपने देखा कि 25 जो है इसको 4 पे काटेगा, आर की जो वैल्यू है वो 4 इंटू 27 माइनस 25 कितना 2, आर की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 8%। क्वेश्चन में बोला द एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज इतना, मतलब 10 जो ऑब्जर्वेशन है उनका एवरेज कितना है 21। अ न्यू ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड, मतलब एक और ऑब्जर्वेशन इन 10 ऑब्जर्वेशन में इंक्लूड किया तो कितनी ऑब्जर्वेशन हो गई 11। अब 11 ऑब्जर्वेशन जो हो गई यानी कि जो 11 नंबर हो गए उनका जो एवरेज है वो 1 लेस देन द प्रीवियस एवरेज। प्रीवियस एवरेज कितना था 21, इससे 1 कम है, यानी कि कितना एवरेज हो गया 20 एवरेज हो गया। आपको बताना है कि 11th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है। तो आपने देखा 11th ऑब्जर्वेशन तो इसमें है, आपने देखा 11 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना है 20, तो टोटल कितना हो जाएगा 11 ऑब्जर्वेशन का 11 इंटू 20। 10 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना है 21, तो 10 नंबर का टोटल कितना, यानी कि 10 ऑब्जर्वेशन का टोटल कितना हो जाएगा 21 इंटू 10। अब इसमें है ये वाले 10 नंबर प्लस एक और नंबर, यानी कि 11 नंबर है, इसमें 10 नंबर है। तो आपको 11th ऑब्जर्वेशन निकालनी है तो यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि इसमें पहले 10 नंबर और फिर 11th नंबर है, इसमें पहले 10 नंबर है। जब आप माइनस करोगे पहले 10 नंबर और 11th नंबर को 10 नंबर से, तो आपके पास 11th ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, ठीक है। बाकी फिर अपनी ट्रिक भी है एक, कैसे करेंगे। आपने देखा कि 11th ऑब्जर्वेशन कौन से नंबर में, इसी नंबर में, इसी नंबर का एवरेज कितना है 20, तो 11th नंबर जो है यानी कि 11th ऑब्जर्वेशन जो है वो 20 तो हो ही जाएगा। फिर आपने देखा कि अगर मैं वो नंबर एक्सक्लूड कर दूं तो बाकी 10 नंबर का जो एवरेज है वो 21 हो जाएगा, यानी कि 1 बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 11th ऑब्जर्वेशन जो है वो 1 कम कर रही है, यानी कि 1 कम कर रही है 10 नंबर का, तो टोटल कितना कम कर रही है 10, मतलब उसका 10 कम है, ठीक है।
मतलब 10 उसका सम कम है, तो 20 में से 10 गए तो कितना आ जाएगा 10, यानी कि 11th ऑब्जर्वेशन कितनी थी 10 थी। तभी जाके जो है जब 10 नंबर में 11th ऑब्जर्वेशन जोड़ी तो उसका एवरेज जो है वो डिक्रीज हो गया, 21 से 20 हो गया। क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट 6 डिजिट नंबर जो कि 93 पे डिविजिबल हो। अब 93 को अगर मैं को प्राइम में डिवाइड करूं तो 31 इंटू 3 बनता है। तो आप सबसे पहले तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो, ना तो ये 3 पे जाता ना ये 3 पे जाता। क्यों? क्योंकि सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। 7 5 12 और 1 13, 13 कभी भी 3 पे नहीं जाता। 1 और 7 8, 8 भी कभी 3 पे नहीं जाता। अब ये जो है ये भी 3 पे जा रहा है, और 8 और 6 14 और 1 15, ये भी 3 पे जा रहा है। तो चेक कर लो डिवाइड करके 31 से। अब चेक कर लेना ये वाला नंबर जो है 31 पे एग्जैक्टली जाएगा। क्वेश्चन में बोला है x इज 3 टाइम्स अनदर नंबर y। तो आपने देखा x और y का आपने रेशो लिया, तो आपने देखा y अगर 1 है तो x कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आपने y को 1 क्यों लिया? क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है आप उसको 1 ले लो तो दूसरा नंबर आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपने y को माना 1 तो x जो है 3 गुना y का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। आपको बोला है सम ऑफ बोथ नंबर। आपने देखा रेशो के हिसाब से अगर मैं सम करूँ दोनों नंबर का यानी कि x और y का, तो आपने देखा कि रेशो का सम कितना हो गया 4, और वास्तव में जो सम दिया है क्वेश्चन में वो कितना है 20। एक की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी कि y की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 15। क्वेश्चन में बोला है अ पर्सन कुड सेव 20% ऑफ हिज इनकम। तो आपने देखा कि अगर एक पर्सन की इनकम जो है उसमें से अगर वो 20% सेव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम जो है टोटल इनकम 100% है जिसमें से 20% उसने सेव कर लिया, तो उसका जो है एक्सपेंडिचर कितना हुआ 80%। तो आपने देखा कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है वो आपके पास कितना आ जाएगा 4:1। अब फिर आपने देखा कि अ ईयर लेटर मतलब एक साल के बाद उसकी इनकम जो है वो 25% इंक्रीज कर गई, बट ही कुड सेव द सेम अमाउंट ओनली एज बिफोर। मतलब वो पहले जितना सेव कर रहा था बाद में भी उतना ही सेव कर रहा है। तो आपको बताना है कि उसका खर्चा कितना बढ़ गया। तो एलिगेशन लगा, तो आपने यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखा, यहाँ पे सेविंग लिखा। तो आपको निकालना है कि एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, इसकी तो वैल्यू आपको निकालनी है। सेविंग जो है जितनी वो पहले कर रहा था उतनी बाद में कर रहा है, तो सेविंग में तो कोई इंक्रीमेंट नहीं आया, यानी कि 0% इंक्रीज हुई। यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखा, यहाँ पे सेविंग लिखा। जब एक्सपेंडिचर और सेविंग की अलग अलग बात हो रही है मैंने इनको अलग लिख लिया। आप एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ के इनकम आता है तो वहाँ वो जो है बीच में लिखा जाएगा। तो इनकम जो है वो कितना इंक्रीज कर गई 25%। ठीक है, और एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो कितना 4:1। तो आपने देखा 25 में से 0 गए तो कितने आएंगे 25। तो 4 की वैल्यू अगर 25 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.25। 4 की वैल्यू अगर 25 है 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.25। तो आपने देखा 0 जो है 25 से छोटा है, तो यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर की वैल्यू आएगी हर हालत में 25 से बड़ी आएगी। तो 25 से कितना बड़ा चाहिए कि 6.25 आ जाए दोनों का डिफरेंस। तो आपने देखा 31.25%, यानी कि आप जोड़ भी सकते हो 25 और 6.25 को जोड़ोगे तो 31.25% आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला था मार्क प्राइस ऑफ अ टेबल फैन इतना इज अवेलेबल टू द रिटेलर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। मतलब रिटेलर को वो 20% डिस्काउंट पे मिल जाएगा क्या टेबल फैन। आपने देखा कि 3750 जो है वो क्या है मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस अपने आप में 100%, जिसमें 20% की छूट मिल गई रिटेलर को। तो आपने देखा 20% छूट यानी कि 20% वैल्यू कम हो गई, 100% में से 20% वैल्यू कम हो गई, तो बची कितनी 80%। अब ये जो है आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया किसका रिटेलर का, मतलब रिटेलर को 20% का डिस्काउंट मिला था। एमआरपी टेबल फैन का इतना है, तो मतलब रिटेलर ने कितने में खरीदा 3750 इंटू 80/100। अब क्वेश्चन में आपको बोला एट व्हाट प्राइस शुड द रिटेलर सेल इट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15%। अब ये आ गया आपके पास रिटेलर का कॉस्ट प्राइस। अब बोला गया आपको क्वेश्चन में कि वो वाला प्राइस बताओ कि अगर रिटेलर अब उसको बेचता है टेबल फैन को तो उसको 15% का प्रॉफिट हो जाए। तो आपको पता है कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि खरीदा कितने में इतने में और 15% प्रॉफिट पे अब उसको बेचना है, तो 100% इसकी खुद की वैल्यू 15% वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि प्रॉफिट है इसलिए इंक्रीज हो रहा है। लॉस होता तो माइनस हो जाता। तो आपने देखा कि 15% का अगर उसने प्रॉफिट कमाना है, 100% कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, 15% का आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 115% हो जाएगा कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, तो भाई हो गया बस, और तो कुछ नहीं है इसमें। ये गया 4 पे, ये गया 5 पे।
देन दिस, और फिर ये गया 2 पे, ये गया फिर 5 पे, और 5 जो है इसको काटेगा कितने पे, 75 पे, फिर 5 इसको कितने पे काटेगा, 15 पे, 15 दूनी 30 हो जाएगा, और 115 इंटू 30 कितना हो जाएगा ये भाई, 3450, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में बोला कि रवि जो है 4 घंटे के लिए इतनी स्पीड पे चलता है 70 माइल्स पर आवर, और 2 घंटे के लिए इतनी स्पीड पे चलता है, आपको एवरेज स्पीड बतानी है। देख लो, आपने देखा स्पीड, डिस्टेंस और टाइम आपने बना लिया, ठीक है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस आपने बना लिया। तो आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड कितनी है, स्पीड जो है 70 माइल्स पर आवर है, ठीक है। तो आपने देखा 70 माइल्स पर आवर है, और टाइम कितना, 4 घंटा, मतलब उसने कितने घंटे ट्रेवल किया, 4 घंटे ट्रेवल किया, कितने की स्पीड पे, 70 माइल्स पर आवर पे। तो आपने देखा कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा उसने, स्पीड इंटू टाइम। फिर आपने देखा कि उसने 40 माइल्स पर आवर पे 2 घंटे के लिए ट्रेवल किया, तो कितना ट्रेवल किया उसने डिस्टेंस, 40 इंटू 2। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, 70 इंटू 4 280, 40 इंटू 2 80। तो इतना माइल्स उसने ट्रेवल किया कितने घंटे में, 4 और 2 6 घंटे में। अब ये जो है माइल्स में है, ये आर में है, ठीक है। तो आपको एवरेज स्पीड जो है वो भी आपको माइल्स पर आवर में बतानी थी। तो ये हो गया 360/6, यानी कि 60 माइल्स पर आवर जो है वो स्पीड है किसकी, एवरेज स्पीड है। क्वेश्चन में बोला है कि आपको प्रोडक्ट बताना है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का। देखो ये कौन सी बच्चों वाली बात है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर बी से मल्टीप्लाई करोगे एक्स को बी एक्स आ जाएगा, फिर ये जो है एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स से, और फिर ए इंटू बी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन में बोला है कि हाइट बताओ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका रेडियस इतना है और टोटल सरफेस एरिया इतना है। आपको पता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर प्लस एच, और टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू दी हुई है 60 पाई, ठीक है। पाई से पाई जाएगा पहले तो, और रेडियस कितनी है, 3, 60, 3 दूनी 6, 6 जो है इसको 60 को कितने पे काटेंगे, 10 पे काटेंगे, तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 माइनस 3, यानी कि कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला है 45 पीपल कैन रिपेयर अ रोड इन 10 डेज वर्किंग 6 आवर्स अ डे, इन हाउ मेनी डेज कैन 30 पीपल वर्किंग 6 आवर्स अ डे कंप्लीट द सेम वर्क। अब आपने देखा वर्क जो है सेम है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, MDH द रियल स्पाइसेस ऑफ इंडिया। तो M1D1H1 इक्वल टू M2D2H2 हो जाएगा, क्योंकि मैन डिफरेंट है, डे डिफरेंट है, आर आपको निकालना है बाद वाले का, सॉरी डे निकालने आपको बाद वाले के, आर आपको पता है, तो आर भी डिफरेंट है। आर तो सेम ही है वैसे, 6 आवर्स अ डे, यहाँ पे 6 आवर्स अ डे, ठीक है। तो दोनों बारी वो 6 आवर्स अ डे काम कर रहा है, तो आपको आर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो कट ही जाएगा, ठीक है ना। तो 45 पीपल है, कितना दिन काम किया, 10 दिन, इंटू 6, 30 पीपल है, कितने दिन काम करेंगे, वर्किंग 6 आवर्स अ डे, तो 6 से 6 गया। ध्यान रखना जब भी टाइम आपको सेम दिया हो ना, मतलब टाइम मतलब आर या डे या मैन आपको अगर सेम दिया हो तो इनको इंक्लूड मत किया करो, क्योंकि वो कटना ही है बाद में, ठीक है। तो कितने दिन लगेंगे भाई, 15 दिन लगेंगे। क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन में आपको बोला है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बताओ जिसकी साइड जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर, मतलब आपको एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है, 20, 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400/4। तो 400/4 कितना हो जाएगा आपके पास, 100 हो जाएगा। तो 100√3 इज द करेक्ट आंसर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 100√3 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है अंडर अ डिस्काउंट स्कीम अ डजन पेयर ऑफ ग्लव्स कोटेड एट इतना, मतलब कोटेड एट का मतलब क्या हुआ कि 1 दर्जन पेयर ऑफ ग्लव्स का जो MRP है, यानी कि जो मार्क प्राइस है, कोटेड एट का मतलब मार्क प्राइस,
तो क्योटेड का मतलब जो उस पे मेंशन होता है प्राइस। मेंशन क्या होता है आपका? मार्क प्राइस यानी कि एमआरपी। तो एक डजन पेयर का जो मार्क प्राइस है 200 है, ठीक है। मतलब एक डजन यानी कि 12 जो पेयर ऑफ ग्लव्स है उसका जो मार्क प्राइस है वो कितना है? 200। वो जो है अवेलेबल है कितना डिस्काउंट पे? 20% डिस्काउंट पे। तो आपने देखा मार्क प्राइस की अपनी वैल्यू 100%, जिस पे 20% की छूट मिल गई, तो 100% पे से 20% छूट गए तो बचा कितना? 80%। तो मतलब जो सेलिंग प्राइस है 12 पेयर ऑफ ग्लव्स यानी कि 1 डजन पेयर ऑफ ग्लव्स का वो कितना है? तो आपने देखा कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 160। मतलब 12 पेयर ऑफ ग्लव्स यानी कि 1 डजन पेयर ऑफ ग्लव्स जो है वो 160 रुपये में आ रहे हैं। तो आपको बताना है कि 320 रुपये में कितने पेयर ऑफ ग्लव्स आएंगे। तो आपने देखा 12 पेयर ऑफ ग्लव्स अगर 160 में आ रहे हैं तो 320 रुपये में कितने आएंगे? 24 पेयर ऑफ ग्लव। तो आपने देखा 160 का 2 गुना होता है 320। तो 12 आ रहे हैं 160 में, तो 320 में कितने आ जाएंगे? 24 आ जाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप इसको लिख सकते हो cos 137 डिग्री को आप लिख सकते हो cos 90 प्लस 47 डिग्री, ठीक है जी। फिर आपको पता है कि cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? cos 90 प्लस, पहली बात तो 90 है तो चेंज हो जाएगा किस में? साइन में चेंज होगा, साइन 47 डिग्री। और फिर आपको पता है कि 90 प्लस थीटा क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जो है कॉस नेगेटिव होता है, मतलब कॉस 137 डिग्री जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? साइन 47 डिग्री के, माइनस साइन 47 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको फॉर्मूला पता है क्या? कि साइन ए माइनस साइन बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2 cos ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। तो आपने देखा 2 इंटू कॉस ए प्लस बी यानी कि 73 प्लस 47 बाई 2 साइन 73 माइनस 47 बाई 2। तो आपने देखा कि कॉस 120 डिग्री बाई 2 यानी कि कॉस 60 डिग्री, और साइन ये कितना होगा? 26। 26 बाई 2 कितना होता है? 13। तो कॉस 160 कितना, सॉरी कॉस 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। तो ये तो गया, बचा कितना आपके पास? साइन 13 डिग्री, ठीक है। तो साइन 13 डिग्री जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में बोला द डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इतना है। डायमीटर अगर सिलेंडर का 12 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर का आधा, तो रेडियस कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर हो गई। हाइट जो है वो रेडियस का कितना है? 2.45 टाइम्स, ठीक है। तो हाइट कितनी हो गई? इतनी हो गई। आपको कर्ड सरफेस एरिया बताना है सिलेंडर का। तो कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 πRh। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 22/7। रेडियस कितना है? 6। और हाइट कितनी है? 2.45 इंटू 6। तो आपने देखा 7 इसको काटेगा, कितने पे काटेगा? 0.35 पे काटेगा इसको 7, ठीक है। फिर आपने देखा कि छिक छिक 36 दूनी 72, 72 इंटू 22 इंटू 0.35, तो ये आ जाएगा आपके पास एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ। बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको बोला x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की आपको वैल्यू गिवन है। आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू बतानी है। देखो आपने देखा कि 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। आपको पता है कि आप 2 इक्वेशन से 2 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको 3 वेरिएबल सॉल्व करने हैं तो आपको 3 इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल फालतू है, क्योंकि 2 इक्वेशन से आप 2 ही वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो। तो आप क्या करो कि तीसरे वेरिएबल को 0 मान लो, ठीक है। जो भी तीसरा वेरिएबल है उसको 0 मान लो, चाहे x को मान लो, y को मान लो, z को मान लो। तो आपने देखा कि z को आपने 0 माना तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 10। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 30, ठीक है। आपने क्या किया? दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। दोनों साइड आपने स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आ गया। राइट हैंड साइड कितना हो गया? 10 का स्क्वायर यानी कि आपके पास 100 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 30। तो 2xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 30 यानी कि 70।
तो एक्स वाई की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ गई, 35 आ गई। ठीक है, अब ये एक्स वाई की वैल्यू क्यों निकाली है अब पता चल जाएगा आपको। देखो, आपने देखा कि z अगर 0 है तो बचा क्या आपके पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जेड का क्यूब यानी कि 0 का क्यूब तो 0 ही हो जाएगा, और 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 0, किसी चीज़ को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो आपने देखा एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 10 यहाँ से, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना 30, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 35। तो आपने देखा कि -5 इंटू 10 कितना आ जाएगा, -50 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला, देखो ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेना, क्योंकि लास्ट वीडियो में यानी कि 9 जून की वीडियो में क्वेश्चन मैंने कराया है। शिफ्ट 3 में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग खुद से कर लेना, आंसर जो है ये है। क्वेश्चन में आपको बोला है कि शॉपकीपर परचेजेज 20,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, ₹1 ईच में, फिर 15,000 यूनिट खरीदी 1.15 रुपीज ईच में, फिर 5,000 यूनिट खरीदी ₹2 ईच में। आपको बताना है कि एवरेज प्राइस क्या है 1 यूनिट का। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अब सॉल्व करना है। आपने देखा 20,000 यूनिट जो है वो ₹1 ईच की है, तो आपने देखा ₹1 की एक यूनिट, तो 20,000 यूनिट कितने की हो जाएंगी, 20,000 रुपीज की। फिर आपने देखा कि एक यूनिट जो है वो 1.15 की है, तो 15,000 यूनिट कितने हो जाएगी, कितने की हो जाएंगी, 1.15 इंटू 15,000। फिर आपने देखा ₹2 की एक यूनिट है, मतलब 5,000 यूनिट एट ₹2 ईच, मतलब ₹2 की हर यूनिट है, हर एक यूनिट जो है ₹2 की है। तो आपने देखा एक यूनिट अगर ₹2 की है तो 5,000 यूनिट कितने रुपए की हो जाएंगी, इतने की। डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ यूनिट से, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है कितनी प्रोडक्ट की, 20,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000। ठीक है, तो आपने देखा कि ये आ गया 20,000, ये हो जाएगा 17,250, ये हो जाएगा आपका 10,000। डिवाइड कर दो इसको कितने से, 15 और 5 20 और 20 40,000। ठीक है जी, तो ये आ गया 47,250 बाय 40,000। डिवाइड कर दो, 0 से 0 गई, 1.18125, जो कि इक्वल होगा नियरली 1.18 रुपीज़ के। मतलब एक यूनिट की जो एवरेज प्राइस है, वेटेड एवरेज प्राइस जो है एक यूनिट का, वो कितना है 1.18 रुपीज़। क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट। आपने देखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 200। क्रिकेट कितने खेल रहे हैं, 17%। अब ये जो पाई चार्ट है ये परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको पता है टोटल कितना होता है 100%। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 200। क्रिकेट कितने खेल रहे हैं, 17%, तो 200 का 17% कितना होगा, 34। क्वेश्चन बोला हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स मोर देन 130। अब देखो ये क्वेश्चन गलत है, आपने देखा कि 130 जो स्टूडेंट्स हैं, सॉरी मार्क्स जो है 130 यहाँ से शुरू है। ठीक है, तो आपने देखा 130 से ज़्यादा कितना हो गया, 3 और 2 5 और 8 13, 5 18, 4 22 और 1 23। 23 बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 130 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, मतलब ऑप्शन में 23 कहीं है ही नहीं। तो वो एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा था, अगर ऑप्शन 20 सही होना था ना, इसका मतलब वो ये पूछना चाह रहा था क्या कि 135 से ज़्यादा मार्क्स कितने हो गए। मतलब अगर यहाँ पे वो 135 मेंशन करता है 130 की जगह, वो पूछता अगर कि कितने स्टूडेंट्स के 135 से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो जाके हमारा आंसर जो है वो 20 आता है। आप कैलकुलेट करके देख लो, 2 और 8 10, 5 15, 4 19 और 1 20। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है गलत है, मतलब ऑप्शन क्या, क्वेश्चन ही गलत है ये, क्योंकि कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। आपको बोला व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय द बेकरी डी ऑन मंडे, थर्सडे एंड संडे। आपने देखा मंडे को कितने बेचे बेकरी डी ने, 221। थर्सडे को कितने बेचे, 185। संडे को कितने बेचे, 280। तो आपको टोटल नंबर ऑफ केक्स बताने हैं बेकरी डी ने कितने बेचे। तो आपने देखा कि 221 में 185 जोड़ो, फिर 280 जोड़ो, तो वैल्यू कितनी आ गई, 8 8 16 18, एक 686, मतलब 686 जो है
वो उसने टोटल नंबर ऑफ केक्स बेचे बेकरी डी ने मंडे, थर्सडे और संडे को मिला के, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था CHSL 2021 के मैथ्स के क्वेश्चन का। तो बने रहें आप लोग, इसके बाद हम CPO 2022 के मैथ्स के क्वेश्चन इस चैनल पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव ने जो भी आपका तैयारी कर रहा हो, कमेंट कर देना अपने प्रीशियस रिव्यू अगर आपको इस पूरी सीरीज से फ़ायदा मिला हो तो कमेंट करके ज़रूर अप्रिशिएशन देना। फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।